Okay, so firstly, hello everyone. We will start with test your knowledge. Um, we will quickly read the question and you'll be giving me answers. A chartered accountant should be aware of law because at a basic or threshold level. Because आपको अपने clients को चीजें बतानी होती है, advice करनी होती है, and that is why it is required. Which of the following is not main source of law in India? Legal textbooks. In India, we follow federal system of government. This means central and state because power ये हमने सब कुछ read किया हुआ है. Now, the Constitution of India was adopted in the year. It's 1950. ऊपर है यहाँ पे. Here we studied that the Constitution. I think यहाँ पे हाँ 1950. The Constitution of India 1950. Alright. The law concerned with violation of rule of law and punishment of the same is called as. Okay, and why not civil? Hmm. Hmm. सिविल क्यों नहीं? मैं ये नहीं पूछ रही क्रिमिनल क्यों, मैं पूछ रही हूँ सिविल क्यों नहीं? राइट राइट. सो जब मैं समझा रही थी तभी भी मैंने बताया था कि क्रिमिनल लॉ का पर्पस है कि पनिशमेंट देना, ठीक है, एंड सिविल लॉ का पर्पस है टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स. करेक्टली सेड. Which of the following is not example of civil law? Traffic offenses. Why? Because that comes under criminal. क्या आपको पता है कि ये लॉ है, आपने फिर भी इट्स नॉट बिटवीन टू इंडिविजुअल्स. गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है. अगर आप पकड़े गए तो कौन आपको पकड़ता है? ट्रैफिक पुलिस, राइट. सो कोई इंडिविजुअल नहीं पकड़ता है, वो गवर्नमेंट की तरफ से आपको पकड़ते हैं. When a law is proposed in parliament, it's called bill. Which of the following is not a department of Ministry of Finance? Department of State. Court gets territorial limits based on. C. And yours feel the same? C. You? दोनों लग रहे. Okay. Either A or B. What do you mean by territorial limits? अंदर ही. करेक्ट करेक्ट. सो जो भी कोर्ट है उनके लोकल लिमिट्स होते हैं कि आप इस स्टेट पर्टिकुलर स्टेट में इसमें कुछ आप ये कर रहे हैं तो आपको लोकल लिमिट्स में ही जहाँ पे पार्टी रिसाइड कर रही है या फिर जहाँ पे प्रॉपर्टी है उसी के कोर्ट पे आप जाएंगे, राइट. तो उसी के वो लिमिट्स में रहते हैं. परफेक्ट. नाउ अ फ्यू डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन इंडियन जुडिशियरी? आपको कुछ नहीं करना है. यहाँ पे जो हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में पढ़ा था वही आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में लिखना है कि सुप्रीम कोर्ट. सो आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो सिग्निफिकेंस पूछा है एंड हम तो सब कुछ ही बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग. सो इट्स लाइक कि अगर आपको कोई टॉपिक दिया है, लेट्स से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आया, तो आपको वो टॉपिक से रिलेटेड जितना भी मॉड्यूल में है यू हैव टू मेक श्योर कि आप वो लिख रहे हो. नॉट एग्जैक्टली कि मैम ये एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड लिखना है. आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ही लिखना है. ये हम यहाँ पे लिखा हुआ है. जब आप आंसर लिखेंगे हम पैटर्न तो समझेंगे आंसर्स लिखने का बाद में, बट जब आप आंसर्स लिखेंगे तब
आप पॉइंटर्स में लिख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, द सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स बॉडी एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन दिस डेट। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट अथॉरिटी। इतना ही लिखेंगे तो भी चलेगा। अगर आपको आर्टिकल का नंबर याद है तो आप डेफिनेटली आपको लिखना चाहिए, बट नहीं याद है तो हम नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं प्रिंसिपल बेंच के बारे में, वरना इट्स ओके इफ यू डोंट राइट। फिर प्रेजेंटली कितने हैं, 34, एंड इंडिविजुअल कैन सीक रिलीफ विद अ पिटिशन। ये वाला लाइन और प्रिंसिपल बेंच वाला लाइन स्किप भी कर सकते हैं, बट लिखेंगे तो मार्क्स पूरे मिलेंगे। एटलीस्ट इन दोनों में से एक लाइन तो आपको और लिखनी है, सो दैट आपके 3 to 4 लाइन्स, डिपेंड्स आपके कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। समझो अगर आपको 2 मार्क्स का पूछा गया है तो आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं, हाफ मार्क्स फॉर ईच पॉइंट। अगर 3 मार्क्स का पूछा गया है तो फिर तो आपको सब लिखना पड़ेगा, फिर भले आपके सिर्फ 5 पॉइंट्स क्यों ना हो, आपको सब लिखना पड़ेगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली आपको ये याद करना होता है। हाई कोर्ट सेम, आई डोंट थिंक हमें हाई कोर्ट मतलब हमें चीजें याद करने की जरूरत पड़ेगी, ऑलरेडी हमने काफी कुछ समझ लिया है। सो आई डोंट थिंक वी नीड टू मग अप। वंस और ट्वाइस आप रिवाइज करेंगे तो आपको चीजें याद रह जाएंगी। फिर सेकंड क्वेश्चन में है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉ एंड इलैबोरेट द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग लॉ। तो ये तो आई थिंक हमने याद कर लिया है। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग लॉ हमने अभी रिवाइज किया जस्ट थोड़ी देर पहले। मीनिंग ऑफ लॉ भी हमने रिवाइज किया, इट इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय, यस। तो इतना भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ऑलराइट, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। आप लोग अपने बुक्स में लेटर ऑन मार्किंग कर सकते हैं। एंड देन द फाइनल प्रोसेस। अब ये कैसे आप पॉइंटर्स में दिया गया है, सो यू हैव टू मेक श्योर यू हैव टू राइट इन पॉइंटर्स। फर्स्टली बिल प्रपोज करते हैं, देन डिबेट होता है लोकसभा राज्यसभा, एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड नोटिफाइड, फिर डेट मेंशन एंड फाइनली इट बिकम्स इफेक्टिव। ठीक है, इट बिकम्स इफेक्टिव। डन, क्लियर, ऑलराइट। सो let's get started with our chapter number 2, one of the most important chapter. It has a weightage of 15 to 30%। ठीक है, तो इसके काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अगेन इट हैज अ लॉट मेनी यूनिट्स एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। विल स्टार्ट विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स। फर्स्टली ये चैप्टर का ओवरव्यू है। फॉर चैप्टर नंबर 1 देयर इज नॉट मच चार्ट्स। तो एट मैक्स आप क्या कर सकते हैं अपने बुक में, व्हेन यू स्टार्ट, एक या दो पेज, एक पूरा पेज ब्लैंक छोड़ दीजिए एंड यू कैन मेक दिस पर्टिकुलर चार्ट ओवर देयर। ठीक है, सो दिस कवर्स एवरीथिंग, व्हाट इज लॉ, एनफोर्सेबल टाइप्स ऑफ लॉ एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एवरीथिंग एंड एनीथिंग। तो फर्स्ट पेज पे आप ये चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट पेज majorly what I want you to do is I want you to create a flow chart जैसा कुछ, या जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, कि पहले बिल, फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा, ऐसे आप एक चार्ट जैसा बना सकते हैं, पॉइंटर्स लिख सकते हैं। ये वाला एक इम्पॉर्टेंट है तो ये लिख सकते हैं। तो एक आपका फर्स्ट चैप्टर का काइंड ऑफ समरी रेडी हो जाएगा। एंड वो नेक्स्ट पेज पे, जैसे आपने फर्स्ट पेज पे तो चार्ट बनाया, नेक्स्ट पेज पे आपने ये सारी चीजें लिख दी, उसके नीचे कोई थोड़ी सी जगह बची होगी तो हायरार्की ऑफ कोर्ट्स लिख सकते हैं। और लास्ट टू लास्ट आप वो चार चीजें लिख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट एंड स्टेट, या तो पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स एंड कस्टम एंड यूसेज। तो ये 3-4 चीजें जो इम्पोर्टेंट है वो आपके नेक्स्ट पेज में आ जाएगी। क्या क्या बोला मैंने, सबसे पहले तो बिल वाला जो पूरा प्रोसेस है, देन हायरार्की ऑफ कोर्ट्स एंड देन फाइनल दिस 4 सोर्सेज ऑफ लॉ। तो ये आपका एक फर्स्ट चैप्टर का समरी बन जाएगा, दैट यू विल डू नेक्स्ट लेक्चर से पहले। ठीक है, ना let's start with chapter number 2, unit 1, that is
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ईयर क्या है? 1872। ठीक है। नाउ अगेन ये सारे कुछ ओल्ड चीजें हैं दैट प्रीवियसली हाउ कॉन्ट्रैक्ट्स यूज टू वर्क इन एशियन टाइम एंड मिडीवल टाइम्स। जब हिंदू लॉज हुआ करते थे लाइक वेदास, धर्मास, शास्त्रास एंड लाइक जब वो विविध विविड डिस्क्रिप्शंस हैं इन सारी चीजों के, जब ये सारे लॉज एग्जिस्ट हुआ करते थे, तब कॉन्ट्रैक्ट कैसे वर्क करता था। अगेन देन मुगल का रूल आया, तब कॉन्ट्रैक्ट कैसे वर्क करता था। मोहम्मद लॉ सारा कुछ अप्लाई हुआ, तब कॉन्ट्रैक्ट कैसे वर्क करता था। बेसिकली these are some ancient law, something you can read on your own जब आपको घर पे कभी टाइम मिले तो। अपार्ट फ्रॉम दैट नॉट दैट इम्पोर्टेंट। फिर ब्रिटिश पीरियड में क्या हुआ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, सो द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन, दिस इज वेयर आवर चैप्टर स्टार्ट। नाउ law of contract is a branch of mercantile law और commercial law। जैसे हमने काफी सारे types of law समझे, हमने basic law समझे, civil law, criminal law, वैसे ही commercial law होता है और mercantile law होता है जिसके अंडर law of contract आता है। इट्स अ commercial law। जो commercial चीजें होती हैं, business होता है, उसमें उसका सबसे important part होता है contract, और उसके अंडर ये लॉ आता है। इट अफेक्ट्स एवरीबडी, मोर सो ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री। इट मे बी सेड दैट कॉन्ट्रैक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ सिविलाइज्ड वर्ल्ड, बिकॉज आजकल आप जो भी चीजें करते हो, बेसिक टू बेसिक से लेके सबसे बड़ी चीजें, उनमें कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। The law relating to contract is governed by Indian Contract Act 1872. It was formed on 25th of April 1872 and it came in force on September 1, 1872। तो ये बना 25th April को and it came in force on September 1st। Now, the preamble to this act says to define and amend certain parts of law relating to contract। मतलब बेसिकली आपके जो भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है वो डेफिनेशंस और कुछ अगर कभी पार्ट्स अमेंड करने होते हैं, वो सारी चीजें इसमें है। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सो आर्टिकल 370 जैसा कुछ सुना था बीच में, काफी ये था, तो वो आर्टिकल के वजह से काफी सारे लॉज पहले जम्मू एंड कश्मीर को एप्लीकेबल नहीं होते थे। मतलब हम जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते थे तब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज नॉट एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर। तो ये सेंटेंस हुआ करता था, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। बट आफ्टर पोस्ट आर्टिकल 370 इट हैज बिकम इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। मतलब जम्मू एंड कश्मीर में भी आप जाओगे तो भी ये लॉ एप्लीकेबल होगा, पहले नहीं हुआ करता। The act mostly deals with general principles that governs the contract। इसके बेसिकली दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ICA फ्रॉम सेक्शन 1 to 75, ठीक है, एक पार्ट, एंड फ्रॉम सेक्शन 124 टू आई थिंक 238, 238 राइट, टू 238। फ्रॉम सेक्शन 1 to 75 ये सारे जनरल प्रिंसिपल्स हैं। So section 1 to 75 deals with general principles of law of contract and therefore applies to all contracts irrespective of their nature। अब contract में भी different types होते हैं, हम going forward समझेंगे, but from section 1 to 75 जितना भी लिखा है, these are general things
दैट इज रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को अप्लाई हो सकता है irrespective of what kind of contract it is. And from section 124 to 238, these deals with special kinds of contracts, that is indemnity, guarantee, bailment, pledge and agency. ये सब हम समझेंगे, big words but very basic meaning. So special kinds of contract. ठीक है, तो Indian Contract Act is divided into two subparts section wise. Section 1 to 75 deals with everything. 124 to 238 deals with specific or special contracts. ठीक है, so Indian Contract Act deals with all of this. ये charts हम सब एकदम end में बनाएंगे. As a result of increasing in complexity and business, contracts are entered by the party in numerous contracts are entered by the parties in usual course of carrying their business. Contract is the most useful method of defining rights and duties of the business or any transactions. The branch of law is different from other, this branch of law is different from other branches of law and is very important aspect. It does not prescribe many rights and duties which law will protect or enforce. Instead, it contains a number of limiting principles subject to the parties may create right and duties for themselves. What do you mean by this? दिस इज नथिंग मच, आपको कुछ ये याद नहीं करना है, एक ओवरव्यू दिया है चैप्टर का कि आप आगे जाके जो भी चैप्टर्स देखेंगे ना, आप उसमें पढ़ेंगे कि हर एक इंसान के क्या राइट्स हैं और क्या ड्यूटीज हैं. ठीक है, मतलब आपके फॉर एग्जाम्पल क्या राइट्स हैं और क्या ड्यूटीज है. वेयर एज सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे आप पढ़ेंगे कि आप खुद अपने राइट्स और ड्यूटीज कैसे बनाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि आप अपने राइट्स और ड्यूटीज बनाते कैसे हैं एंड फिर गोइंग फॉरवर्ड हम पढ़ेंगे कि किन किस चीजों में आपके कितने राइट्स एंड ड्यूटीज. बाकी के चैप्टर्स टॉक्स अबाउट व्हाट आर योर राइट्स एंड नॉट. दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट कि हाउ यू क्रिएट राइट्स एंड ड्यूटीज फॉर योर सेल्फ. वही लिखा है यहाँ पे. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में एक बार पूरा रीड कर लेती हूँ, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आपको समझा दूंगी कि कहीं पे कुछ डिफिकल्ट है. बाकी देयर इज नथिंग दैट यू शुड बी लर्निंग. जो भी है यहाँ पे द डेट्स, ईयर्स एंड ये एक पार्टीशन है जो हम अभी लिखेंगे लेटर ऑन, और काफी सारे चार्ट्स बनेंगे उसके बाद हम एक साथ लिखेंगे. The act basically identifies the ingredients of legally enforceable valid contract. Again, this is something that we'll discuss later. It basically defines in circumstances with promises are made and legally binding to them. एक बार चैप्टर हो जाएगा तब ये पढ़ोगे तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी. एवरीथिंग विल बी कवर्ड लेटर. ठीक है, we'll directly let's start with what is a contract. बुक्स बंद कर दो. ठीक है, बुक्स बंद कर दो. हम लेटर ऑन पे मैं आपको रीड करने का टाइम दूंगी, तब आप सब रीड करना, अंडरलाइन करना, मार्किंग्स करना, वट एवर यू वांट. ना, दो हमने डेमो लेक्चर में ये कवर किया था. वी विल स्टार्ट विद द बेसिक्स अगेन. आई वॉन्ट यू टू हैव अ ब्लैंक माइंड कि मैम हमने डेमो लेक्चर में ये पढ़ा था, वो पढ़ा था. सब सही ही पढ़ा था, मैं नहीं बोल रही हूँ गलत पढ़ा था, बट हम वापस से सीखेंगे क्योंकि डेमो लेक्चर में हमने थोड़ा स्पीड में पढ़ा था बिकॉज वी वांटेड टू कवर अ सिंगल टॉपिक. आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है क्या नहीं. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन इज बेसिक एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ. बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जैसे मैंने डेमो लेक्चर में भी बताया था कि हम जब भी कुछ भी पढ़ेंगे फिर वो इतना बड़ा सेंटेंस हो या इतना छोटा सा सेंटेंस क्यों ना हो, हम उसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. दैट इज हाउ यू आर सपोज टू रीड द लॉ. at every break, at every comma, at every or, at every end, you need to break it down. This will be applied to your questions also. जब आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं लॉ का,
आपको वो क्वेश्चन ब्रेक डाउन करना है। आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो आपको एक 15 मिनट्स पहले आपका क्वेश्चन पेपर मिलता है। वो 15 मिनट्स में यू हैड एनी आइडिया अबाउट इट और नॉट? नहीं। आप एग्जाम देने जाते हैं, समझो आपका 2 बजे का एग्जाम है, तो आपको नहीं, ऐसा नहीं करना है कि हम 2 बजे का एग्जाम है तो 1:55 को अंदर जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, आपको 1:30 तक अंदर जाके बैठना होता है। यू शुड बी ऑन योर सीट्स बाय 1:30। बाय 1:45 बेल रिंग होती है और आपको क्वेश्चन पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। यू गेट द 15 मिनट्स टू रीड क्वेश्चन। वो सारी स्ट्रैटेजी हम आपको समझाएंगे कि व्हाट टू डू इन दोस 15 मिनट्स। उसके लिए एक सेपरेट रखेंगे, एक बार आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो आपको बेटर आइडिया आएगा। एंड हम क्लासेस में भी हम फुल टेस्ट तो लेने ही वाले हैं, तो तब भी आपको एक राइटिंग कैसा होता है, क्या होता है, वो पता चल जाएगा। सो इन दोस 15 मिनट्स what you're supposed to do is you're supposed to read questions and break it down, understand questions, and you have to decide कि आपको कौन से questions देने हैं, क्योंकि एक question extra होता है। आउट ऑफ 5 यू हैव टू राइट 4, तो 4 क्वेश्चंस आपको उस टाइम पे सिलेक्ट करने होते हैं। So again, going back to Contract Act, we will still bifurcate this into two. It is an agreement and enforceable by law. Now, firstly, we will try to understand what is an agreement. तो ये agreement की definition है, जहाँ पे under section 2 clause E, right? सबसेक्शन 2 क्लॉज ई, ठीक है। सो हमेशा कोई भी अगर डेफिनेशंस होंगे ना, दैट विल बी अंडर सेक्शन 2। दिस इज फॉर एवरीथिंग। आप यहाँ पे भी देखोगे, हर डेफिनेशन कोई भी आप पढ़ रहे हो, दैट विल बी अंडर सेक्शन 2। उसका क्लॉज वेरी करेगा बट इट विल बी अंडर सेक्शन 2, ठीक है। तो अग्रीमेंट के सेक्शन में अग्रीमेंट का डेफिनेशन क्या है, अग्रीमेंट का डेफिनेशन क्या है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज ई? इज एवरी प्रॉमिस। लेट्स स्टॉप देयर, ठीक है। एवरी प्रॉमिस, प्रॉमिस वर्ड यूज किया है, तो हम सबसे पहले प्रॉमिस समझेंगे। सो विल स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग द प्रॉमिस, कि प्रॉमिस क्या होता है, फिर हम अग्रीमेंट पे जाएंगे, फिर हम कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉमिस पे आ जाते हैं। मैम, प्रॉमिस क्या होता है? जो आप लोग हमें हर बार करते हो, मैम प्रॉमिस हम ये करेंगे, मम्मा प्रॉमिस हम वो करेंगे, पापा प्रॉमिस हम ये करेंगे। प्रॉमिस तो इज समथिंग दैट वी डू इन एवरी सिंगल डे। हर 2 मिनट में हम किसी को कोई प्रॉमिस कर रहे होते हैं, करेक्ट? के फ्रेंड को प्रॉमिस कर दिया, इसको प्रॉमिस कर दिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट प्रॉमिस का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है, वो आज हम सीखते हैं। प्रॉमिस तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, बट इसका डेफिनेशन क्या होता है? When person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. Proposal accepted becomes promise. चलो, ये तो हो गया डेफिनेशन का। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद अ फ्यू एग्जाम्पल्स, ठीक है। पहला एग्जाम्पल, विल कीप द सेम एग्जाम्पल्स लाइक डेमो लेक्चर। दिस इज फादर एंड दिस इज द सन, ठीक है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, फादर ने सन से बोला दैट इफ यू क्लियर CFFC, ठीक है, इफ यू क्लियर CFC इन दिस अटेम्प्ट, आई विल गिफ्ट आई विल गिफ्ट यू अ वॉच, ठीक है। आपको कुछ और चाहिए वो ले लेंगे, कोई बात नहीं। क्या चाहिए बताओ? लैपटॉप। अमृता? Oh God, we are not supposed to go on the figures. बट ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चा छोटा है फिर भी डिमांड तो रख ही सकते हैं, ठीक है। चलो, तो अमृता सेड, यू सेड कि आपको लैपटॉप चाहिए, चलो लैपटॉप दे देंगे। इफ यू क्लियर CAFC आपको लैपटॉप दे देंगे। अमृता इज स्टिल इनटू कि बच्चा छोटा है, उसको क्यों ही फाउंडेशन क्लियर करवाना है मैम, जीने दो उसको उसकी जिंदगी। बट इट इज व्हाट इट इज, तो हम उसको लैपटॉप दे देंगे।
और बच्चे ने बोला ओके पापा। नाउ सेकंड, गर्ल गोज इनटू अ शॉप एंड शी सेज के अंकल अंकल मुझे ये टेडी बेयर चाहिए, ठीक है। सो ये टेडी बेयर फर्स्टली तो शॉप ओनर को बिलोंग करता है। अंकल सेड कि बेटा ओके, आई विल गिव यू दिस टेडी बेयर फॉर ₹200, ठीक है। एंड शी सेड कि अंकल मुझे टेडी बेयर चाहिए। नाउ अंकल सेड ओके बेटा, आई विल गिव यू टेडी बेयर इन ₹200। अब मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूंगी तो आप शायद डेमो लेक्चर का याद करके राइट आंसर भी दे सकते हो। बट जब मैंने आपको डेमो लेक्चर में पूछा था कि इनमें से आपको कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लगता है, तो आपने बोला था ये फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी, करेक्ट। तो वो सारी चीजें हम छोड़ देते हैं अभी के लिए। क्या इन दोनों फेजेस में, क्या इन दोनों चीजों में प्रॉमिस है? प्रॉमिस है, ठीक है। तो अब हम डेफिनेशन से प्रॉमिस को लिंक करते हैं। हमारी डेफिनेशन क्या बोलता है प्रॉमिस को? व्हेन अ पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड। नाउ इन आवर केस प्रपोजल इज मेड बाय डैड टू सन। उन्होंने प्रपोज किया कि अगर आप CAFC क्लियर हो जाओगे तो आपको लैपटॉप मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज प्रपोजल। आई एम मेकिंग अ प्रपोजल कि अगर आप ये चीज करोगे तो आपको ये चीज मिलेगी। यहाँ पे लड़की ने प्रपोजल किया कि आई वॉन्ट टू बाय अ टेडी बेयर, ठीक है। तो प्रपोजल तो है भाई। तो व्हेन अ पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू, मतलब जब आपने, तो यहाँ पे प्रपोजल किसने किया? फादर ने। किसको किया? सन को। सो द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड इज हु? द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड इज हु? किसको प्रपोजल किया है? सन को। तो सन ने जब ये एक्सेप्ट किया, signifies his assent, meaning said yes to it. The person to whom proposal is made signifies his assent. यहाँ पे भी प्रपोजल किसने किसको किया? लड़की ने शॉपकीपर को। तो जब शॉपकीपर ने said yes के okay I will sell it to you, the proposal is said to be accepted. प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है वो प्रॉमिस बन जाता है, ठीक है। मैंने आपको प्रपोजल दिया कि कल से बच्चों अगर आप 5 बजे उठोगे तो मैं आपको एक डेयरी मिल्क दूंगी एवरी सिंगल डे, ठीक है। ओके ओके चलेगा, यस। आप लोग ने हाँ बोला, इट बिकम्स अ प्रॉमिस। अगर आप लोगों ने ना बोल दिया, ठीक है, इफ यू गाइस से नो विच आई वाज एक्सपेक्टिंग, एंड अमृता से तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप हाँ बोलो। ओके सो डाई हार्ड फैन ऑफ चॉकलेट्स, ठीक है, ग्रेट। सो अगर आप लोगों ने मना कर दिया कि नहीं मैम हम 5 बजे नहीं उठेंगे, तो ये प्रॉमिस बनता ही नहीं है, इट स्टेज टिल प्रपोजल। सो देर आर टू components फॉर इट टू बिकम अ प्रॉमिस। देर शुड बी अ प्रपोजल and there should be acceptance. If there is a proposal plus acceptance becomes promise. If there is a proposal and no acceptance, it does not becomes promise. ठीक है। तो प्रॉमिस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज, थोड़ा सा मैं आपको जब रीड करने का टाइम दूंगी तब आप अपने साइड्स में बुक में भी ये लिख सकते हैं, चार्ट्स में तो आप हम बाद में ये कवर करेंगे ही। सो देयर इज प्रपोजल, ओके, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, ठीक है। सो दिस इक्वल्स टू प्रॉमिस, ठीक है। Now, following emerge from above definition when person to whom proposal is made gives an assent, proposal becomes accepted proposal becomes promise, ठीक है। सो ये तो हमने सीखा प्रॉमिस।
तो यहाँ पे दोनों ही सिनेरियो में प्रॉमिस तो है, ठीक है, बट क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, ये अभी तक हमें नहीं पता कि इनमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है और कौन सा नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे पहले तो एक अग्रीमेंट होना चाहिए। अग्रीमेंट बनने के लिए क्या होता है, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज ई, अग्रीमेंट की डेफिनेशन है एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। मतलब क्या, यहाँ पे प्रॉमिस है, यहाँ पे भी प्रॉमिस है। एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिस मतलब बहुत सारे प्रोमिस कि अगर आपने फाउंडेशन क्लियर किया तो आपको लैपटॉप मिलेगा, अगर आपने इंटर क्लियर फिर आपने इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया तो आपको कार या स्कूटी मिलेगी, और अगर आपने फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया तो प्रोबेबली एनीथिंग लाइक कोई PS5 या जो भी आपको चाहिए, PS5, चलो PS5 सुन के खुश हो गए बच्चे मेरे, तो PS5 मिलेगा। तो ये सारे प्रॉमिस है, सो एक प्रॉमिस नहीं, काफी सारे प्लूरल, तो सेट ऑफ प्रोमिसेस, सो एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस। अब फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मतलब यहाँ पे सन को इन रिटर्न क्या मिल रहा है, लैपटॉप मिल रहा है। फादर को क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं, नथिंग। तो कंसिडरेशन का मतलब होता है कि ये जो सन को लैपटॉप मिल रहा है ना, दिस इज अ कंसिडरेशन फॉर द सन, समथिंग जो उसको मिल रहा है उसके नाम के लिए। फादर को कुछ नहीं मिल रहा है, करेक्ट, बिकॉज फादर को तो डिग्री नहीं मिल रही, डिग्री तो फिर भी सन को ही मिलेगी, फादर के नाम पे तो होगा नहीं कुछ, तो फादर को इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है। वेयर एल्स इन आवर नेक्स्ट केस, इस लड़की को, गर्ल को इन रिटर्न क्या मिल रहा है, टेडी बेयर, लड़की को टेडी बेयर मिल रहा है, और शॉपकीपर को इन रिटर्न क्या मिल रहा है, कैश। सो फॉर गर्ल द कंसिडरेशन इज टेडी बेयर, एंड फॉर शॉपकीपर द कंसिडरेशन इज 200 रुपीज। तो जब दोनों के प्रोमिसेस, यहाँ पे एक प्रॉमिस था सन का फादर से कि आपको मैं CFC क्लियर करके दिखाऊंगा, फादर का प्रॉमिस था सन से कि मैं आपको लैपटॉप दूंगा। दोनों के प्रोमिसेस हैं, बट दोनों के प्रोमिसेस में कंसिडरेशंस अटैच्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सन के प्रॉमिस से कंसिडरेशन अटैच्ड है, दैट इज लैपटॉप। फादर के प्रॉमिस से कोई कंसिडरेशन अटैच्ड ही नहीं है, तो ये एक अग्रीमेंट नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट पे तो हम बाद में आएंगे, दिस इज नॉट एन अग्रीमेंट। यहाँ पे जो शॉपकीपर है उसने प्रॉमिस किया था टेडी बेयर देने का, उसके प्रॉमिस से कंसिडरेशन अटैच्ड है, क्या क्या कंसिडरेशन अटैच्ड है, 200 रुपीज। उसके प्रॉमिस के अगेंस्ट में कंसिडरेशन 200 रुपीज अटैच्ड है, और इस लड़की का प्रॉमिस था 200 रुपीज देना, उसके अगेंस्ट में क्या कंसिडरेशन अटैच्ड है, टेडी बेयर। तो दोनों के प्रोमिस के साथ जब कंसिडरेशन अटैच हो जाता है, सारे प्रोमिस के साथ जब कंसिडरेशन अटैच होता है, तब जाके वो एक अग्रीमेंट बनता है, समझे? व्हेन प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्म्स कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, मतलब इन्होंने जो प्रॉमिस किया कि मैं आपको 200 रुपए दूंगी, वो 200 रुपए शॉपकीपर के लिए कंसिडरेशन बन गया, और वो टेडी बेयर लड़की के लिए कंसिडरेशन बन गया। सिर्फ तब और तब ये अग्रीमेंट बनता है। अगर आपका प्रॉमिस मेरे लिए कुछ कंसिडरेशन नहीं है, कुछ इफेक्टिव नहीं है, इधर इट्स नॉट इन मनी और इधर इट्स नॉट इन एनी फिजिकल फॉर्म, और इधर इट्स नॉट इवन एज अ हेल्प, अगर मुझे उस प्रॉमिस में कुछ भी नहीं मिल रहा है तो वो अग्रीमेंट नहीं है, वो सिर्फ प्रॉमिस बना रह जाता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने सबसे पहले समझा प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस गिव्स राइज टू प्रॉमिस। नाउ प्रॉमिस गिव्स राइज टू अग्रीमेंट व्हेन इट इज अटैच्ड विद कंसिडरेशन, ठीक है। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन गिव्स राइज टू अग्रीमेंट, ठीक है। अब एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, ठीक है। एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है व्हेन इट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ।
So contract का definition and agreement enforceable by law. So let's understand what do you mean by enforceable by law. Enforceability by law, meaning an agreement to become a contract must give rise to legal obligation. हमने कल legal obligation का मतलब समझा था कल हमने, ठीक है. लीगल ऑब्लिगेशन मतलब क्या, कि आपको ये लीगली करना ही पड़ेगा. एक होता है ऑब्लिगेशन के समझो योर पेरेंट्स हैव एन ऑब्लिगेशन कि हमें आपको रोज सुबह उठा के क्लास भेजना है, दैट इज वन ऑब्लिगेशन. एंड यहाँ पे ये शॉपकीपर को ऑब्लिगेशन है कि उसको ये टेडी बेयर बेचना है, दिस इज अनदर ऑब्लिगेशन. अब इसमें बाइफर्केशन क्या है, इफ योर पेरेंट्स डोंट वेक यू अप इन द मॉर्निंग एंड सेंड यू टू द क्लासेस, यू कैन नॉट सू देम. आप उनको कोर्ट तो नहीं लेके जा सकते कि भाई आपका ऑब्लिगेशन था. सो दैट इज जस्ट एन ऑब्लिगेशन. यहाँ पे अगर मेरे को टेडी बेयर नहीं मिला, अगर आप लोगों ने मुझे कंसिडरेशन दी है फीस, अगर मैंने आपको सर्विसेज नहीं दी, तो यू कैन सू मी. यहाँ पे व्हेन आई से यू कैन सू मी मीनिंग आप मेरे पे केस कर सकते हो. यहाँ पे ये लड़की को अगर 200 रुपए देने के बाद भी टेडी बेयर नहीं मिल रहा है, शी हैज ऑल द राइट्स टू सू शॉपकीपर बिकॉज ही हैड अ लीगल ऑब्लिगेशन एंड नॉट अ सोशल ऑब्लिगेशन, या कोई दूसरा ऑब्लिगेशन नहीं था. इट वॉज अ प्योर लीगल ऑब्लिगेशन. इसका मतलब होता है कि जब आप एक लीगली एनफोर्सिएबल हो जाता है, कोई लीगैलिटी उसके साथ अटैच हो जाती है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है. ठीक है, then it becomes a contract. So contract is equals to agreement and enforceable by law. On elaborating the above two concepts, it is obvious that contract comprises of an agreement which is promise or set of reciprocal promises. Reciprocal promise मतलब reciprocal का मतलब पता है, देना लेना, something in return. Yeah. तो प्रॉमिस और रेसिप्रोकल प्रोमिसेस मतलब आपस में दोनों ने प्रॉमिस किया है, दैट promise is acceptance gives rise to a binding contract. Further, section 2 clause h requires an agreement capable of being enforceable by law before it is called an contract. Where parties have made a binding contract, they created rights and obligations between themselves. ठीक है, now what I want you is to चलो ये भी पढ़ लेते हैं फिर हम डिफरेंस पे जाएंगे. ये दो एग्जाम्पल्स हैं. ए अग्रीज विद बी टू सेल कार फॉर 2 lakhs. ठीक है, तो ए ने बी को बोला कि आई सेल यू माई कार एंड यहाँ पे आप मुझे इन रिटर्न 2 lakhs दो. ठीक है, चलो इसमें हम समझते हैं. सबसे पहले प्रॉमिस है, क्या प्रॉमिस है, कार दे. ठीक है, प्रॉमिस हमने समझा था कि प्रॉमिस का डेफिनेशन है, ओके लेट्स कीप इट दिस वे. पर्सन टू प्रपोजल किसने किया, बी ने किया. वेरी नाइस, बिकॉज ए अग्रीड टू बी, ए अग्रीज विद बी. ठीक है, तो बी ने प्रपोजल किया और एक्सेप्टेंस किसने दिया, ए ने. So the person to whom proposal is made gives his acceptance, he agreed, becomes promise. ठीक है, तो प्रपोजल दिया, एक्सेप्टेंस दिया, प्रॉमिस बन गया. अब ये प्रॉमिस अग्रीमेंट का कैसे बना, कंसिडरेशन से. सो फॉर ए व्हाट इज द कंसिडरेशन, 2 lakhs. For B, car. So promise is backed by consideration and it is definitely a legal obligation. ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट. फादर प्रॉमिस सन, तो आई थिंक ये हमने ऑलरेडी कवर कर दिया. इधर पॉकेट मनी था, वहां पे हमने CFC क्लियर करने का. So law of contract deals with only such legal obligations results from an agreement. An obligation must be contractual in nature. However, some obligations are outside of the purview of law of contract. An obligation to maintain wife and children
and order of court law, etc. These are status obligations, so out of the scope of contract. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सारे obligations लीगल नहीं होते. सी कॉन्ट्रैक्ट में हम सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं. समझो अगर कोर्ट ने आपको बोला, कोई दो लोगों के बीच में एक केस चल रहा है, हस्बैंड वाइफ के बीच में एक केस चल रहा है, कोर्ट ने आपको बोला कि आपको बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है एंड हस्बैंड को हर साल 1 लाख रुपए देने हैं वाइफ को. दैट इज ऑल्सो अ लीगल ऑब्लिगेशन, बट वो कॉन्ट्रैक्ट में कवर नहीं होगा बिकॉज देर इज नो प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिस. अब जज के बीच में थोड़ी ना आप एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे. दैट इज अ जजमेंट, दैट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. सो देर इज अ डिफरेंस. ठीक है, तो दैट रिजल्ट्स टू अ स्टेटस ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन तो है बट वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा, वो कहीं और कवर होता है. ओके, अंडरस्टूड. एक बार ये पूरा अच्छे से रीड करेंगे. ठीक है, ये पूरा अच्छे से रीड करें. ऑलराइट, यू आर डन विद रीडिंग. नेक्स्ट स्टार्ट विथ डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट. देखो, अब एग्जाम्स में आप लोगों को ऐसे डिफरेंस बिटवीन क्या मैम हमें आ सकते हैं? डेफिनेटली यस, आपको आ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन. तो मैम हमें डिफरेंस बिटवीन लिखना कैसे है? ऐसे ही टेबल ड्रॉ करके? नो, यू आर राइटिंग अ प्रोफेशनल एग्जाम, तो आपको डिफरेंस बिटवीन भी आपको एक तरीका फॉलो करना होगा. आई विल एक्सप्लेन यू कि कैसे आपको आंसर लिखना है अगर आपको डिफरेंस बिटवीन पूछा जाएगा. फर्स्टली, अगर कोई भी ऐसा आंसर है जो हम हेड पॉइंट्स के अकॉर्डिंग याद कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हम उसको कोड वर्ड देंगे. ठीक है, आप लोगों ने बीएसएनएल का नाम सुना होगा, राइट? तो सेम हम यहाँ पे बीएसएनएल की जगह एमएसएनएल यूज कर रहे हैं. सो इट्स आर कोड वर्ड फॉर M for meaning, S for scope, N for nature, and L for legal obligation. ऐसे कोड वर्ड्स यूज करके आपको याद रहेगा कि आपको इसमें क्या कोड वर्ड था, आपको हेड पॉइंट क्या था, क्योंकि हेड पॉइंट्स के आपको मार्क्स मिलते हैं. लाइक हेड पॉइंट्स एंड उसके अंदर के कंटेंट के मार्क्स होते हैं. हेड पॉइंट्स के डेफिनेटली आपको अगर आप सिर्फ हेड पॉइंट पे लिख के छोड़ दो तो एक आधा मार्क कभी मिल जाता है. पेपर चेकर के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट डेफिनेटली मिलता तो है इफ यू आर राइटिंग ऑल राइट हेड पॉइंट्स. ओके, तो हमें हेड पॉइंट्स ऐसे याद हो जाएंगे. अगर आपको कोई और कोड वर्ड यूज करना है, फील फ्री टू यूज इट, दैट इज ऑल्सो फाइन. नाउ, सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अग्रीमेंट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. हमने बहुत अच्छे से ये पढ़ा हुआ है that agreement is every promise and every set of promises forming consideration for each other. Promise plus consideration is agreement. Agreement plus enforceable by law, legal enforceability होगी तो ही वो contract होगा. राइट, ये हमने कवर कर लिया अब तक में, अच्छे से डिटेल समझ लिया है. अब इसी के साथ नेचर कनेक्टेड है. मुझे बताओ एक सिंपल वर्ड, एवरी अग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज अ अग्रीमेंट. सारे अग्रीमेंट लीगली एनफोर्सिएबल नहीं होते, बट सारे कॉन्ट्रैक्ट अगर बनना है तो उसके लिए तो अग्रीमेंट बेसिक रिक्वायरमेंट है ना. अगर कॉन्ट्रैक्ट आपको बनाना है तो पहले अग्रीमेंट होना चाहिए, फिर उसको लीगल एनफोर्सिबिलिटी का टैग लगना चाहिए. करेक्ट? सो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स has to be agreement and all agreements are not necessarily contracts. ठीक है, तो यहाँ हमारे 2 पॉइंट्स कवर हो गए. थर्ड इज स्कोप. अग्रीमेंट एक वाइडर स्कोप है जिसमें बहुत सारे लीगल एंड सोशल अग्रीमेंट्स भी जुड़ जाते हैं. जैसे कि बहुत सारे सोशल अग्रीमेंट्स, जैसे आपके और आपके फादर के बीच में अगर कोई अग्रीमेंट हो रहा है, दैट इज अ सोशल अग्रीमेंट और अ डोमेस्टिक अग्रीमेंट. ऐसे केसेस में ये सारे अग्रीमेंट है बट लीगली एनफोर्सिएबल नहीं है. तो अग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म, कॉन्ट्रैक्ट इज अ नैरो टर्म. फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू हैपन there should be legal enforceability. So contract is a narrow sense with specification of contract is only legal enforceable agreement. And the last is legal obligation. In agreement there might be a legal obligation, there might not be a legal obligation,
बट कॉन्ट्रैक्ट में नेसेसरीली इम्पॉर्टेंटली लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। देखो मैंने कहा था एवरी सिंगल वर्ड इज इम्पॉर्टेंट व्हेन यू आर स्टडिंग लॉ। एनी, इज, मे एंड और ये सारी चीजें कैन मेक एंड ब्रेक द एंटायर व्यू ऑफ द लॉ। एज इन मैम, यहाँ पे अगर मे के जगह पे मस्ट होता तो अग्रीमेंट जैसा कुछ रहता ही नहीं ना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता। इट मस्ट क्रिएट, लेट्स से यहाँ पे सिर्फ मस्ट होता, नॉट नहीं होता, तो इट मस्ट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन हो जाता। बट यहाँ क्या लिखा है, इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब या तो लीगल ऑब्लिगेशन बन सकता है या शायद ना भी बने, दैट इज फाइन, दैट इज कंप्लीटली फाइन। बट यहाँ पे नेसेसरीली लिखा है, मतलब यहाँ पे हैज टू हैव अ लीगल ऑब्लिगेशन। एंड नेक्स्ट इज रिटन, एन अग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट्स राइट्स टू पार्टीज, बट यहाँ पे हमेशा राइट्स मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप मेरे क्लास में आ रहे हैं, आपका राइट है टू गेट सर्विसेज फ्रॉम मी, मेरा ऑब्लिगेशन है कि मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करूं। इन द सेम वे मेरा राइट है टू गेट द फीस और आपका ऑब्लिगेशन है टू पे मी। तो ऐसे ये राइट्स क्रिएट हो रहे हैं एंड दैट इज व्हाई इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सो नेसेसरीली कॉन्ट्रैक्ट में आपको राइट्स मिलते हैं। बट समझो अगर कल को आप पेरेंट से बात कर रहे हो एंड योर पेरेंट इज लाइक कि मैं आपको लैपटॉप दूंगा, बट उन्होंने नहीं दिया, तो आप कुछ नहीं कर सकते, यू हैव नो राइट अगेंस्ट देम, करेक्ट। सो ये नॉट नेसेसरीली के अग्रीमेंट में राइट क्रिएट ही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट कॉन्ट्रैक्ट में तो आपको डेफिनेटली राइट मिलेगी। अंडरस्टूड। अब मैम, हाउ टू राइट दिस आंसर, हाउ टू राइट अ डिफरेंस बिटवीन। सो बेसिकली आपको ऐसे नहीं लिखना, जैसे ऐसे टेबल बना के आपको नहीं लिखना। लेट्स से आपको बोला गया है कि अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस बिटवीन लिखना है, तो आपको क्या लिखना है, आप फर्स्ट पॉइंट लिखोगे मीनिंग, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखोगे मीनिंग, देन आप यहाँ पे ऐसा डॉट करोगे एंड देन यू विल राइट अग्रीमेंट is every promise or and every set of promise forming consideration for each other, and then next dot karoge, contract is agreement enforceable by law, and if possible not necessarily कि compulsory ऐसा करना है, but if time permits, तो आपको क्या करना है, जब आपने लिखा agreement is every promise and every set of promise forming consideration for each other, तो आपको agreement को underline कर देना और contract को underline कर देना। इससे क्या होगा, पेपर चेकर को पता चल जाएगा कि आपने इस पैटर्न में लिखा है, आपने हेड पॉइंट लिखा है, फिर फर्स्ट आपने जो भी पॉइंट लिखा है वो दैट रिलेट्स टू अग्रीमेंट, सेकंड आपने जो भी पॉइंट लिखा है दैट रिलेट्स टू कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे ही आपको लिखते जाना है। सेकंड इज स्कोप, यस, सेकंड इज स्कोप, अगेन agreement, contract. Third is what, nature of legal obligation and nature. Third is legal obligation and fourth is nature. और आपको अकॉर्डिंगली ऐसे पॉइंट लिखते जाना है। So this is how you are supposed to write a difference between. All right, understood everyone? चलो, let's take a quick 10 minutes break and then we'll start with the next half of the session. चलो, let's start. Essentials of a valid contract. Now, ये समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा तीन चीजें और 3 words to be specific, that is valid, void, voidable, ठीक है। Now, something which is legally enforceable is a valid contract. जो होना हो सकता है और जो लीगली पॉसिबल है और जिसमें लीगली एनफोर्सेबिलिटी आ जाती है, दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट सही है और ये आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाके दिखा सकते हो कि हाँ ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब इट्स ऑपोजिट ऑफ वैलिड, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली।
कई बार कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स पहले वैलिड होते हैं, बाद में वॉइड बन जाते हैं। वो क्या होता है, कैसे होता है, वो हम लेटर ऑन स्टेज पे समझेंगे। बट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अगर एक सिंपल टर्म्स में मैं सिंपल वन वर्ड में समझाऊं तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा। ठीक है, अब कैसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाते हैं, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड होते हैं, वो सब हम बाद में समझेंगे। एंड वॉइडेबल करके भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो हम डिटेल में हम पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे लेटर ऑन। अभी के लिए हम क्या समझ रहे हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होना है, सही कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो उसमें क्या क्या चीजें जरूरत की हैं, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसके एसेंशियल्स क्या होने चाहिए। हमें सेक्शन 10 में ये चीजें दी गई हैं। सेक्शन 10 टॉक्स अबाउट एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो कुछ चीजें सेक्शन 10 में दी गई हैं, कुछ चीजें सेक्शन 10 में नहीं है, बट फिर भी वो कंसिडर की जाती हैं कि दीज आर ऑल्सो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हम सेक्शन 10 ना एक बार हम एसेंशियल्स पढ़ लेंगे ना, फिर हम ये पूरा सेक्शन 10 छोटा सा जो भी है 3 लाइन का, वो हम तब पढ़ेंगे ब्रेक करके, तब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो हम सबसे पहले एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। अब सिंस सेक्शन 10 इज नॉट अ कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव लिस्ट, मतलब सेक्शन 10 एक एग्जॉस्टिव नहीं, मतलब इट इज नहीं कि ऐसा सेक्शन नहीं है कि उसमें सारी चीजें कवर हो रही है, उसमें बहुत कुछ चीजें कवर की हैं। तो कुछ और चीजें हैं, देर आर सर्टन अदर sections which also contains requirement of an agreement to be enforceable. Thus, in order to create a valid contract, the following elements should be present. मतलब हम अभी समझेंगे कि क्या चीजें सेक्शन 10 में नहीं बोली गई है, बट फिर भी दोज आर एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये आप मुझे बताओगे, एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए क्या क्या लग सकता है। सोचो, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। आप डेफिनेटली मुझे आंसर दे पाओगे। एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने में क्या क्या लग सकता है, बताओ। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा। ठीक है, दो पार्टीज, देयर शुड बी टू पार्टीज। अब मुझे बताओ, क्या मैं खुद में कॉन्ट्रैक्ट बना सकती हूँ? देयर हैज टू बी टू पार्टीज, वेरी बेसिक, लॉ पढ़ने से पहले ही आता है हमें। इट इज एज सिंपल एज दैट गाइस। आप लोगों को मगअप करना, लोग बहुत बोलते हैं कि यार लॉ तो यार रट्टा मारना पड़ेगा यार। आपको अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगानी है एंड यू हैव द आंसर्स राइट देयर। दो पार्टीज होनी चाहिए, एक इंसान अपने आप से तो नहीं कर सकता, करेक्ट। तो टू देयर शुड बी टू पार्टीज। लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट और दिस टॉपिक। इतना तो हमने समझ लिया कि एक इंसान अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट मिनिमम टू पार्टीज। अब इसमें फर्क है, आपने बोला दो पार्टीज होनी चाहिए, मैं बोल रही हूँ मिनिमम दो पार्टीज होनी चाहिए। क्या ज्यादा हो सकती हैं? हाँ, ज्यादा हो सकती हैं। कैसे? लेट्स से मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ठीक है, ये दोनों एक शॉप चलाते हैं एंड देर इज मिस्टर सी। मिस्टर ए का डिपार्टमेंट है टॉयज बेचना और मिस्टर बी का डिपार्टमेंट है चॉकलेट बेचना। ठीक है, नाउ लेट्स इमेजिन एक शॉप है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू। ठीक है, और इसका एक यहाँ पे मिस्टर ए जहाँ काम करते हैं वहां पे रिसेप्शन एरिया है। ठीक है, तो मिस्टर सी आए रिसेप्शन एरिया में और मिस्टर सी ने बोला कि मुझे मिस्टर ए से चॉकलेट चाहिए और मुझे सॉरी मिस्टर ए से टॉय चाहिए और मिस्टर बी से चॉकलेट चाहिए और दोनों के पैसे मैं रिसेप्शन एरिया में पे कर दूँ। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बना तीनों के बीच में, बिकॉज देर आर थ्री पार्टीज इन्वॉल्व। मिस्टर ए टॉय देगा, मिस्टर बी चॉकलेट देगा।
जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसे बिजनेस एग्जाम्पल्स तो बहुत होते हैं, मैं एक ऐसे रैंडम एग्जाम्पल दे रही हूँ, दिस जस्ट एन एग्जाम्पल। इसमें आप पार्टनरशिप का एग्जाम्पल बहुत क्लासिक एग्जाम्पल हो जाएगा, बट आप पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशंस या लीगल चीजें इतनी डिटेल में नहीं जानती, इसलिए मैं पार्टनरशिप का एग्जाम्पल दे दे रही। तो यहाँ पे 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं बेसिक, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपको लाइव एग्जाम्पल समझना है तो कभी लोन का प्रोसेस देखा है? लोन में कोई गारंटर करके कुछ होता है, कोई आइडिया? थोड़ा सा आइडिया। सो आप जब लोन लेते हैं ना, तो आपका कोई गारंटर बनता है कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो हम इस पर्सन से जाके पैसे ले सकते। तो अगेन 3 पार्टीज हैं। तो ऐसे काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो 3 के क्या जगह 10 पार्टीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो देयर शुड बी एट लीस्ट 2 पार्टीज। व्हेन आई से कि एवरी सिंगल वर्ड मैटर्स, it matters because there is a difference between 2 parties and minimum 2 parties, at least 2 parties, one party making offer and the other party accepting it. So basically there is offer, there is proposal. तो अभी गोइंग फॉरवर्ड पूरे लेक्चर में आप प्रपोजल की जगह पे ऑफर ही वर्ड सुनेंगे, और आपको यूज भी ऐसे ही करना है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू अग्रीमेंट, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। So there is offer and someone is accepting it. A contract may be made by natural persons or by other person having legal existence. Now what do you mean by this? मतलब there can be a contract between Mr. A and Mr. B. These are natural persons. There can be a contract between Mr. A and CWA, our Chartered World Academy. Now let's say hypothetically, वैसे तो हमारा sole proprietary है, but hypothetically CWA is a company, ठीक है। हाइपोथेटिकली हाँ भी बोल रहे हो बच्चों, बोल तो बन जाएगी मैम, आपकी भी कंपनी खुश कर सकते हो तो ठीक है। तो CWA is a company. Now इस कंपनी, इस CWA नेचुरल पर्सन? क्या CWA एक कंपनी है तो क्या वो एक नेचुरल पर्सन है? नो, इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि CWA एक आर्टिफिशियल एंटिटी बन जाती है। इसके ऊपर भी हम डिटेल जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे ना, आर्टिफिशियल क्या है कैसा होता है वो भी हम समझेंगे, बट एक बेसिक समझो कि आप जब लेट्स से रिलायंस के साथ आप ट्रेड कर रहे हो, तो अगर कुछ भी हुआ तो आप रिलायंस, आप चलो रिलायंस छोड़ो, आप लोगों के घर पे आप लोगों ने कभी किसी कस्टमर केयर को कॉल किया है? पेरेंट्स को देखा है कभी किसी कस्टमर केयर से बात करते हुए? किस कस्टमर केयर से देखा? चलो रिलायंस ही ले लेते हैं। तो अभी आप लोगों ने समझो रिलायंस से कुछ खरीदा, आप लोग गए, आप लोगों को रिलायंस से कुछ खरीदना था, वहां से जो सामान खरीदा वो गलत आया, तो आप क्या करते हो? उसके कस्टमर केयर के पास जाते हो, सीधा ओनर के पास तो नहीं चले जाते ना, बिकॉज कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, उसका खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। सो अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी बिटवीन टू नेचुरल पर्सन, और ईदर आर्टिफिशियल पर्सन और वन नेचुरल पर्सन, वन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी और कंपनी के बीच में भी ट्रेड्स होते हैं, तो दीज आर टू आर्टिफिशियल पर्सन गोइंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले देयर शुड बी एट लीस्ट 2 पार्टीज, and those parties can be natural person or person having a legal existence, such as companies, universities, etc. It is necessary to remember that identity of the party must be ascertainable. मतलब कि उन पार्टीज को आप असर्टन कर सकते हो, मतलब आप रिकग्नाइज कर सकते हो कि हाँ ये पार्टी है, इमेजिनरी पार्टी नहीं है, ठीक है। मैं बोल रही हूँ कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ इस पर्सन के साथ, मैम यहाँ पे तो कोई नहीं है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे कोई है, तो ऐसे आप नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट। नहीं है कोई, बच्चों डरो मत, नहीं है कोई कोई नहीं है यहाँ पे, हाइपोथेटिकली बोल रही हूँ कि एग्जैक्टली आपको पर्सन होना चाहिए, दैट पर्सन शुड बी
एग्जिस्टेंस, वो पार्टी को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उस पार्टी की आइडेंटिटी है, उस पार्टी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ तो अपनी आइडेंटिटी है। अब आप जब कंपनीज की बात करते हो, फॉर एग्जांपल कंपनीज के भी अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड नहीं, पैन कार्ड्स होते हैं। तो कंपनीज के भी पैन कार्ड, सो दैट इज देयर आइडेंटिटी कार्ड। आधार कार्ड क्या है? आपका आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, तो वैसे ही आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस के हम इसको डिटेल में समझेंगे, बट उनकी भी आइडेंटिटी होती है। सो आप एक आइडेंटिफाई कर पाओ उन्हीं लोगों के साथ, तभी बोला जाएगा कि हाँ ये पार्टी है इस कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, तो हमने बोल तो दिया दो पार्टी, बट इसमें भी बहुत सारी चीजें हमने समझी कि एटलीस्ट दो पार्टी होनी चाहिए, और उनका लीगल एग्जिस्टेंस होना भी चलेगा, उनका नेचुरल एग्जिस्टेंस भी होना चलेगा, बट दे शुड बी आइडेंटिफाइबल। ठीक है, अब हम एक केस समझते हैं। मैम कब से थ्योरी थ्योरी समझा रहे हो, सो लेट्स डू अ स्टोरी टाइप। ठीक है, एक स्टोरी समझते हैं इन द फॉर्म ऑफ केस, द स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामनलाल एस एंड कंपनी। द स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामनलाल एस एंड कंपनी, मतलब सबसे पहले तो समझो यहाँ पे स्टेट ने उस कंपनी पे केस किया है। ओके, जो सबसे पहले जिनका नाम आता है उन्होंने केस किया होता है दूसरे पे। तो हुआ क्या? ठीक है, मैं एग्जाम्पल लेती हूँ। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ये तीन लोगों का एक पार्टनरशिप फर्म, ये इन तीनों का एक पार्टनरशिप फर्म था, एंड दे ओन्ड अ फ्यू एसेट्स। मतलब लेट्स से एक फिक्स्ड एसेट था उनके पास, लेट्स से 3 लैपटॉप्स, और दूसरा उनके पास प्रोबेबली एक इंटेंजिबल एसेट था, उनका ब्रांड नेम पकड़ लो या ऐसे कुछ पकड़ लो। ठीक है, तो ये कुछ एसेट्स थे फॉर एग्जाम्पल। अब क्या हुआ, ये तीनों पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम पार्टनरशिप फर्म क्लोज कर देंगे। आप लोग पहले सुन लो, फिर आप लोग को जब रीडिंग का टाइम दूंगी तो आपको जो लिखना होगा आप लोग लिखते जाओ। ठीक है, इन तीन पार्टनर्स ने क्या सोचा, आपके बुक्स में ये चीजें इतनी डिटेल में नहीं है और आपके एग्जाम में भी ऐसे पूछा नहीं जाएगा। आपको क्या करना है, आपको अगर याद हो, समझो फॉर एग्जाम्पल आपको कभी कोई क्वेश्चन आया, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दैट आर नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 10, तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। आपने उसमें पहला पॉइंट लिखा टू पार्टीज, अब आपने टू पार्टीज का एक दो पॉइंटर्स लिख दिए। अब आपको क्या करना है, आपको केस नहीं लिखना। अगर आपको केस का नाम याद है तो आप लिख दोगे कि केस डैश स्टेट वर्सेस रामनलाल, जो भी है। तो आपको अगर याद होगा तो आपको लिखना है, अगर याद नहीं होगा तो आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। अगेन आपको इन चीजों की भी लिस्ट बनानी है, तो वो एक जो सेपरेट बुक हम फॉलो कर रहे हैं, आप उसमें अपनी लिस्ट बना सकते हैं अलग अलग केस लॉस की। काफी सारे केस लॉ है, बट आपको केस लॉ नहीं लिखना है। ठीक है, तो हम सिर्फ समझ रहे हैं कि हुआ क्या था। सो अब क्या हुआ, इन तीनों ने डिसाइड किया कि हम पार्टनरशिप फर्म क्लोज कर देंगे। तो जब उन्होंने पार्टनरशिप फर्म क्लोज किया, तब उन्होंने आपस में ये 3 लैपटॉप्स बांट लिए, और ये ब्रांड नेम किसी एक ने रख लिया। ठीक है, सो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स हुआ। ओके, दे डिस्ट्रीब्यूटेड देयर एसेट्स इक्वली। अब क्या हुआ, या इन प्रॉफिट शेयरिंग जो भी उनका रेशो था, तो अब क्या हुआ, इन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करके इन लोगों ने क्लोज कर दिया। अब आगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर सेइंग, आपका जो फर्म था एबीसी लिमिटेड, इस फर्म ने आपको ये एसेट्स बेचे हैं, आप लोगों ने ये एसेट्स ले लिए ना, तो इस फर्म ने आपको ये एसेट्स बेचे हैं, और इस सेल पे आपने टैक्स नहीं भरा। इस सेल पे आपने टैक्स नहीं भरा, और इन तीनों ने बोला कि नहीं, हमने सेल नहीं किया तो हम तो टैक्स नहीं भरेंगे। तो केस फाइल हुआ, एंड मैं यहाँ पे आपसे नहीं पूछूंगी क्योंकि आपको उतना नॉलेज नहीं है टैक्स में क्या होता है क्या नहीं होता है, तो मैं आपको समझा दूंगी कि हुआ क्या। इन तीनों ने बोला कि सर, हम पार्टनरशिप फॉर्म हमने खोला, अब उसके अंदर जो भी हमने एसेट्स खरीदे,
दे इवेंचुअली बिलोंग्ड टू अस। हमने हमारे पैसों से ही एसेट्स खरीदे थे। हमने हमारे पैसों से एसेट्स खरीद के हम खुद को कैसे बेच सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, कल को यहाँ से अगर मैं कुछ सेल कर रही हूँ, अगर मैं ये लैपटॉप सेल कर रही हूँ, तो क्या मैंने ही खरीदा और CW ने मुझे सेल किया, ऐसा हो सकता है? मैंने ही तो खरीदा था, ये लैपटॉप मेरे को ही तो बिलोंग करता है। अब कल को उठ के अगर मैंने इसको सेल कर दिया तो दैट विल नॉट रिजल्ट इनटू अ सेल ट्रांजैक्शन। आप एक चैप्टर पढ़ोगे इसके बाद, विच इज सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इसमें आप पढ़ोगे कि सेल किसको बोलते हैं, क्या होता है अगर कोई सेल होता है कोई चीज, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और किस चीज को बोला जाता है कि ये चीज सेल हुई है। ठीक है, तो तब आप बेटर यहाँ पे कनेक्ट कर पाओगे। जब आप सोगा पढ़ चुके होगे और फिर आप फाइनल रिविजन कर रहे होगे ना, तब आप इस कॉन्सेप्ट को बेटर ये कर पाओगे कि उन्होंने बोला कि सर हम खुद ही को कैसे अपने एसेट्स बेच सकते हैं, दीज एसेट्स इवेंचुअली बिलोंग टू अस। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या ऑफिसर क्या बोल रहे हैं कि दीज एसेट्स बिलोंग टू ABC लिमिटेड, और वहां से आपने खरीदा है। बट जब आप पार्टनरशिप, हम पार्टनरशिप एक्ट भी पढ़ेंगे, जब आप पार्टनरशिप एक्ट पढ़ोगे तब आप ये समझोगे कि जो भी एसेट्स होते हैं या तो कंपनी के हो जाए या पार्टनरशिप फर्म के हो जाए, वो पार्टनर्स के ही एसेट्स होते हैं, उस पे राइट्स पार्टनर्स का होता है। ठीक है, तो इस केस में द Ramanlal S.N. Company won the case because there has to be two parties for it to become a contract. कभी भी खरीदने और बेचने का एक कॉन्ट्रैक्ट ही तो है। हमने अभी टेडी वेयर का कॉन्ट्रैक्ट समझा, दैट वाज अ बाय एंड सेल कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट? तो अगर कुछ खरीदने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट है तो देयर हैज टू बी टू पार्टीज। यहाँ पे रामनलाल S.N. कंपनी के पार्टनर्स ने ही खरीदा था, तो ऑलरेडी मिस्टर A, B एंड C ने वो एक एक लैपटॉप खरीदे थे, तो वो खुद को तो बेच ही नहीं सकते थे। So that is what happened here. When on dissolution of partnership, the assets of the firm were divided amongst the partners. The sales tax officer wanted to tax the transaction. It was held that it is not a sale. The partners, being joint owners of those assets, cannot be both buyer and the seller. Understood? समझ में आया? Now next, parties must intend to create a legal obligation. Again, एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या चीज होनी चाहिए? प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एनफोर्सिएबल बाय लॉ मतलब लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होना चाहिए। तो बेसिकली जब भी दो पार्टीज आ रही हैं, पहले तो हम कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट स्टेप, दो पार्टीज आ गई। अब दोनों पार्टीज आ तो गई, बट उनका इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। आप और मम्मी आ तो गए, आप प्रॉमिस करने पे आपका जो इंटेंशन है वो इंटेंशन होना चाहिए लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का। ठीक है, ना कि सिर्फ प्रॉमिस पे रहने का या सिर्फ ऐसे करने का। आप लोगों का इंटेंशन होना चाहिए। जैसे अब मेरे क्लासेस में कोई आ रहा है, तो माय इंटेंशन इज टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन विद देम, माय इंटेंशन इज टू एंटर इनटू अ बाय एंड सेल ट्रांजैक्शन विद देम। So there must be an intention on the of the party on the part of the parties to create a legal relationship between them. Social or domestic type of agreement are not enforceable by law, hence they do not result into contracts. अभी काफी टाइप के ऑब्लिगेशन होते हैं। सोशल ऑब्लिगेशन जो हमने एग्जांपल समझा फादर एंड सन का, डोमेस्टिक ऑब्लिगेशन जो हमने एग्जांपल समझा फादर एंड सन का, सोशल ऑब्लिगेशन फॉर एग्जाम्पल अब बहुत सारे इलेक्शन के टाइम पे पार्टीज को सुनते हो ये वादा करते हुए वो वादा करते हुए, क्या आपने कभी देखा है कि किसी पार्टी ने स्पीच दी, उसमें वादा किया और जो स्पीच सुन रहा है उसने जाके उठ के उस पर केस कर दिया हो तो सकता है ना, आपने प्रॉमिस कर रहे हो और ये सब कर रहे हो तो सकता है। दीज आर कॉल्ड एज सोशल ऑब्लिगेशन, दीज आर नॉट लीगल ऑब्लिगेशन। जब भी कोई पर्सन आके ऐसे स्पीच देता है वो ऑब्लिगेशन तो क्रिएट कर रहा है, बट वो एक लीगल ऑब्लिगेशन नहीं क्रिएट कर रहा, वो एक सोशल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है। समझो, उन्होंने बोला हम तुम्हें रोड्स बना के देंगे, इसमें तुम्हारा तो कंसिडरेशन है रोड बनाने का, बट क्या तुम्हारा पर्सनल कंसिडरेशन है खाली तुम ही वो रोड यूज करोगे? नहीं है। क्या उनका कोई पर्सनल कंसिडरेशन है?
नहीं है तो इट इज एन ऑब्लिगेशन, बट इट इज अ सोशल ऑब्लिगेशन। आप जाके उस पे केस नहीं कर सकते, समझे? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लीगल, सोशल एंड डोमेस्टिक ऑब्लिगेशन। ओके, एक केस समझते हैं, या एक काम करते हैं, एक लव स्टोरी सुनते हैं, ठीक है? केस वेस छोड़ते हैं, एक लव स्टोरी सुनते हैं। ठीक है, सो देयर वाज, ठीक है, वेयर इज माय टॉपिक? ऑलराइट, एक लव स्टोरी सुनते हैं। दिस सर is, let's say, not Ram, um let's say Mr. A Balfour, ठीक है, and this is Mrs. Balfour, Balfour बन गई। yes, so this is husband, this is wife, this is Mr. Balfour, this is Mrs. Balfour। अब क्या हुआ, इनकी शादी हुई, ठीक है, इनकी शादी के 4-5 months के बाद ही मिस्टर बैल्फर को एक कॉल, ओके, उसको उनको एक कॉल आया, कहाँ से? यूएस से। और यूएस से उनको कॉल आया और उनको बोला गया कि सर, हमारे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो व्हाई डोंट यू कम टू अस इन द यूएस एंड यू वर्क विद अस? ऑलराइट, so Balfour was very happy, both were very happy, couple was very happy कि ये we will settle in US, will go to US and everything, ठीक है। इन यूएस वगैरह जाने के लिए मतलब उनके प्रोसेस में था, जहाँ से जॉब आई थी कि आपको अपना फिजिकल चेकअप वगैरह सब करवा के आना है। तो दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपना फिजिकल चेकअप करवाया। एग्जाम्पल है, दिस ऑल हाइपोथेटिकल, कोई केस नहीं है, ठीक है। तो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ने अपना चेकअप करवाया। चेकअप करवाने के बाद क्या हुआ, वाइफ को कुछ फिजिकल इश्यूज आ गए, जिस वजह से वाइफ यूएस नहीं जा पाएगी अब। बट मिस्टर बेल्फर को तो जाना था, उन्होंने अपॉर्चुनिटी ले ली थी। तो उन्होंने अपनी वाइफ को क्या बोला कि तू अपना मन छोटा मत कर, मैं जाता हूँ, मैं हर महीने तुम्हें वहां से पैसे और अपना ढेर सारा प्यार भेजता रहूंगा, ठीक है। सो उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं जाऊंगा एंड एवरी सिंगल मंथ मैं आपको पैसे और हर चीज, आई विल मेक श्योर कि आपको सारी चीजें प्रोवाइड हो रही हो, यू हैव द मनी, यू हैव योर सिंगल, एवरी सिंगल थिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, एंड आई विल कॉल यू एवरी डे, सो ऑन, एंड हर 6 महीने में मैं आ जाऊंगा, कुछ नहीं होता, वी विल वर्क दिस आउट, सो ऑन एंड सो। बट हम सबको पता है कि लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चलता, तो ये सर चले गए यूएस, ओके, एंड दे स्टार्टेड स्टेइंग लॉन्ग डिस्टेंस 4-5 months, सब बढ़िया चला। बट वहां पे इन सर की मुलाकात हुई मिस, लेट्स से टी, ठीक है, वहां पे इन सर की मुलाकात हुई मिस टी से, and they started talking, they became good friends and acquaintances, and they started hanging out together। अब when they started hanging out together, मिस्टर वेल्फर अपनी वाइफ को कॉल करना भी भूल गए, पैसे भेजना भी भूल गए, चीजों के लिए वो भूलने लगे। 1 महीना भूले, वाइफ ने याद दिलाया, उन्होंने भेज दिया। 2-3 महीने बाद उन्होंने भेजना ही बंद कर दिया। तो वाइफ गई कोर्ट के पास, वाइफ को पता चल गया मिस टी के बारे में, तो वाइफ गई कोर्ट के पास, सेइंग, मिस टी के रिलेटेड कुछ नहीं बोला, बट वाइफ ने हस्बैंड पे केस कर दिया और बोला कि मेरे हस्बैंड मुझे पैसे नहीं भेज रहे हैं,
wherein he is liable to send me money. अब बताओ आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा आगे? Means, big क्योंकि उनका उनका हक बनता है। मतलब दोनों कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना था, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट यू आर सेइंग, एंड यू आर सेइंग कि भाई उनका हक बनता है, आप बोल के गए थे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। करेक्ट। देखते हैं हुआ क्या। जब गई वो कोर्ट पे बैल्फर, मिसेस बैल्फर, तो कोर्ट ने क्या बोला कि मिस्टर बैल्फर को क्या कोई कंसिडरेशन मिल रहा है? ये सारा प्यार मिसेस बैल्फर से उसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। करेक्ट। सो ये कॉन्ट्रैक्ट तो है ही नहीं ना, दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो आप इसको एज अ कॉन्ट्रैक्ट मान के आप केस नहीं कर सकते। दिस वॉज अ डोमेस्टिक अग्रीमेंट। आप कहीं और जाइए, दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट because there is no legal obligation, this is a domestic agreement। तब हुआ कि a husband तब जाके, of course Mr. Balfour won the case। The case is a husband agreed to pay his wife certain amount of maintenance every year while he was abroad। Husband failed to pay the promised amount, wife sued to recover the amount। ठीक है। तो उन्होंने सू इसलिए नहीं किया कि ये मुझे आगे पैसे नहीं दे रहे, या इन्होंने किसी और के साथ जाके वहां पे बातें करने लग गए एंड डिवोर्स, ये सब के लिए फाइल नहीं किया। उन्होंने सू क्यों किया? उनका रीजन क्या था कि वो मुझे, जो उन्होंने अब तक 3 महीने के पैसे नहीं दिए, वो मुझे 3 महीने के पैसे दो आप। तो वो रीजन के वजह से देयर इज नो ऑब्लिगेशन, आपको पैसे देने का तो ऑब्लिगेशन ही नहीं है, तो आप जीत नहीं सकते। अगर आपको उनसे फ्यूचर में कुछ पैसे चाहिए तो आप जाओ अपने फैमिली कोर्ट पे जाओ, आपको जो करना है आप वहां पे करो। ठीक है। तो बच्चों के दिमाग में डाउट आता है, बट मैम ये तो गलत हुआ। करेक्ट। तो गलत नहीं हुआ बेटा। जब आप केस फाइल कर रहे हो तो आपने रीजन क्या दिया कि मुझे वो 3 महीने के पैसे दे दो, उस चीज के लिए तो कोर्ट आपका साथ नहीं देगी। अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप फैमिली कोर्ट्स में जाओ, बट this entire arrangement was not a contract, there was no obligation of Mr. Balfour to pay you, and hence wife could not recover it as it was a social or a domestic agreement and the parties did not intend to create any legal relations। मतलब जब ये दोनों की ऐसे बात हुई आपस में कि मैं आपको पैसे भेज दूंगा ये वो, तब उन दोनों का इंटेंशन ही नहीं था कि ये एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा है। उनका इंटेंशन वो था ही नहीं। तो अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहे हो तो बोथ द पार्टीज और ऑल द पार्टीज शुड हैव एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। क्लियर? एग्जाम्पल, मिस्टर Lekpal promised to pay 5 lakhs to his son if son passed his CA exams. On passing, the son claims the money. Your son could not recover it as it was a social agreement. ठीक है? Understood? Again, another A sold goods to B on condition that he must pay for the amount of goods within 30 days. यहाँ पे A का intention है to create a legal relationship with B, hence the same is the contract। On failure, A can sue him in the court of law। So this is a classic example of contract। Next, other formalities to be complied within certain cases। Now what is this? Basically कुछ other points या other formalities जो comply होनी चाहिए, मतलब जो follow होनी चाहिए। अब वो क्या है? So a contract may be either in written form or a oral form is fine।
आप और मैं, हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट में हैं, करेक्ट? आई हैव ऑब्लिगेशन, यू हैव अ राइट, यू हैव ऑब्लिगेशन, आई हैव अ राइट. You have obligation to pay me, I have a right to receive money. I have obligation to give you services, to make sure lectures are going on, to make sure test is given to you. You have a right to receive all of that. क्या हमने ये कॉन्ट्रैक्ट लिख के बनाया? नहीं. कल को अगर मैं बोलूं कि मैं आपको लेक्चर्स नहीं दे रही, तो क्या आप लोग कोर्ट ऑफ लॉ जा सकते हो? पर क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है. तो क्या आप, अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो मतलब लीगल ऑब्लिगेशन भी है, तो क्या आप लोग कोर्ट ऑफ लॉ जा सकते हो? टेक्निकली तो जा ही सकते हो, बट आपको अब तक ये पता ही नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट ओरली वैलिड होता है कि नहीं. तो सेक्शन 10 में तो ऐसा कुछ नहीं दिया था, बट उसके कुछ अदर पार्ट्स हैं जहां पे दिया है कॉन्ट्रैक्ट मे बी ईदर इन रिटन फॉर्म और स्पोकन फॉर्म. ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑल्सो वैलिड. ठीक है, तो आप लोग जा सकते हो, मैं भी जा सकती हूँ, बिकॉज इवन इफ वी हैव नो रिटन. क्यों मैम? ओरल पे तो किसी के वर्ड्स पे भरोसा नहीं किया जा सकता ना. क्या प्रूफ है? ठीक है, क्या प्रूफ है? वो प्रूफ तो आपको इवेंचुअली आप कलेक्ट कर लोगे. हमारे पास चैट्स हैं, हमारे पास ये क्लासेस यहाँ पे है, लोगों ने देखा हमें आते हुए. XYZ रीजंस हो सकते हैं. मैम कैमरा है, आप ही का कैमरा यूज करेंगे मैम. है ना? तो ये तो सारी रीजंस हो सकते हैं, इसलिए दिया गया कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी चलेगा. अब क्यों ओरल भी क्यों, आप खुद सोचो. इतने सारे बिजनेसेस हैं, इतनी सारी चीजें हैं. आप आते मेरे पास, मैं आपको बोलती कि नहीं नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बनने में 2 दिन लगेगा. जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, जब तक मेरे को कुछ एडवांस नहीं आएगा, जब तक आप लोग बोलोगे कि मैम हम हमें जब तक 1 हफ्ते के लेक्चर्स डिलीवर नहीं होंगे तब तक हम पे नहीं करेंगे. तो जब ये सारी चीजें करने में आपके अटेम्प्ट के ही रजिस्ट्रेशन स्किप हो गया, समझो, अटेम्प्ट ही नहीं दे पाए, तो व्हाट इज द पॉइंट? So that is why, to make things easier for smaller, let's say for someone who is a sole proprietor. चलो हमें तो इन चीजों की नॉलेज है, मुझे थी. आप जब मेरे पास आए, क्या आपको इन चीजों की नॉलेज थी? नहीं थी, करेक्ट? तो ऐसे तो मैं चीजें घुमा सकती हूँ क्योंकि मुझे नॉलेज है, आपको नहीं है. अब जो इतने सारे सोल प्रोप्राइटर्स लोग दुकान खोल के रखते हैं किराने की वगैरह, क्या आपको लगता है उन्हें इतनी चीजों की नॉलेज होगी? नहीं होगी. सबके अपने अपने नॉलेज बैरियर्स होते हैं. तो टू मेक श्योर दैट देयर इज नो अनजस्टिस हैपनिंग, ओरल लाना बहुत इंपॉर्टेंट था. क्योंकि आप पहली बात तो हर छोटी चीज के लिए, अब मेरे को चॉकलेट खरीदनी है अंकल, वहां पे क्या कॉन्ट्रैक्ट लिखने बैठोगे? नहीं पॉसिबल है, चीजें पॉसिबल ही नहीं थी. इसलिए oral or written, both contracts are a valid contract. As to legal effects, there is no difference between a written or a contract made by word of mouth. Either it can be written या फिर word of mouth से भी contract होगा, उसमें कोई difference नहीं है. But in the interest of parties, the contract must be in written. It is recommended for the parties कि आप लोग भाई written contract करो. It is recommended. Possible नहीं है तो भी it is okay. In case of certain contracts, some other formalities have to be complied with to make an agreement legally enforceable. अब कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको कुछ और भी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं. आपको लेट्स से एग्जांपल लेती हूँ, मैं आपको एक घर बेच रही हूँ, तो आपके और मेरे बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया घर बेचने और खरीदने का. बट उसके साथ साथ कुछ अदर फॉर्मेलिटीज भी करनी पड़ेंगी, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, आपको सोसाइटी में एनओसी देना पड़ेगा, सोसाइटी में चीजें आपके नाम पे करवानी पड़ेंगी. ठीक है, तो ये काफी सारे अदर फॉर्मेलिटीज भी होते हैं जो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया घर बेचने और खरीदने का, मैं घर बेच रही हूँ बट मैं स्टैम्प ड्यूटी ऑफिस में आपके साथ नहीं आऊंगी. फिर तो कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल ही नहीं है ना. और अगर लॉ में भी यहाँ पे नहीं लिखा गया होता तो मैं बोल ही सकती हूँ कि भाई लॉ में भी नहीं लिखा है तो मेरे पे केस कर, मैं जीत जाऊंगी. तो इसलिए इतने प्रिसिशन के साथ चीजें बनाई गई हैं कि ये तो चीजें है ही, उसके साथ अगर कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपको अदर फॉर्मेलिटीज अटैच्ड होती हैं तो उसको भी आपको कंप्लाई करना पड़ेगा और वो फॉर्मेलिटीज भी लीगली एनफोर्सिएबल बन जाएंगी.
अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्ट एज अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट. अभी अगेन कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे अगर आप इंश्योरेंस में कुछ पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि इट शुड बी इन रिटन. तो यहाँ पे इन जनरल इट कैन बी ओरल और रिटन, बट अगर कोई और एक्ट स्पेसिफिकली बोल रही है दैट इट शुड बी रिटन, देन इट मस्ट बी रिटन. ठीक है. फर्दर, in case of certain contract, registration of contracts under the laws which is in force at the time is essential to be valid. Example, case of immovable property. मतलब immovable property, जब आप घर बेच रहे हो तो for that house to become to sell or to come under your name, for that transaction, for that contract to complete, वहां पे आपको एक written contract भी करना पड़ेगा which is a registration. तो वो चीजें भी एसेंशियल हो जाती हैं और वहां पे आपको कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर करना पड़ता है. कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर ही तो करते हैं जब हम घर बेचने और खरीदने जाते हैं. तो हम रजिस्ट्रेशन पे क्या करते हैं, हमारे आपस में जो अग्रीमेंट बना होता है वो हम उनको देते हैं, करेक्ट? तो वो हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर करवा रहे हैं. तो कुछ कुछ जगह पे आपको कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर भी करना होता है. ठीक है. Thus, where there is any statutory requirement मतलब legal requirement, that any contract is to be made in writing or the presence of witness or any law relating to registration of documents, it must be complied with. लिख लो फिर मैं समझाती हूँ. बोलो. जहां पे भी कोई ऐसी लीगल रिक्वायरमेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट रिटन में होना चाहिए. ठीक है. जैसे इंश्योरेंस में वहां पे रिटन रिक्वायरमेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट रिटन में होना चाहिए. तो कहीं पे भी ऐसा कुछ है कि कॉन्ट्रैक्ट रिटन में होना चाहिए या कॉन्ट्रैक्ट विटनेस के सामने होना चाहिए. जैसे लोन वगैरह में कुछ कुछ केसेस में विटनेस होने चाहिए. ठीक है. जैसे आप मैरिज करने जाते हो, मैरिज सर्टिफिकेट लेने जाते हो, तो वहां पे विटनेस रिक्वायर्ड है. ठीक है. तो विटनेस का मतलब पता है ना कि ये इनके हाँ गवाह. तो विटनेस कहीं कहीं जगह पे विटनेस रिक्वायर्ड है और कहीं कहीं जगह पे रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है. तो जो भी चीजें रिक्वायर्ड है इट शुड बी कंप्लाइड विद, इट शुड बी फॉलोड. ठीक है. तो सिर्फ ऐसे नहीं बोल सकते, बेसिकली अदर बोल के उन्होंने सारी चीजें कवर कर ली कि अगर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई दूसरे एक्ट से कुछ भी चीजें कॉन्ट्राडिक्ट हो रही हैं, तो उस एक्ट में भी जो स्पेसिफिकली दिया गया है ना, तो वो भी फॉलो करना पड़ेगा. ओके. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? एग्जांपल लेते हैं. आप आए मेरे पास, ठीक है, मैम हमें सीए फाइनल के लेक्चर्स चाहिए. मैंने बोला मैं आपको लेक्चर दे दूं. ठीक है. ये कॉन्ट्रैक्ट बना? यस, बना. मैं बोलती हूँ नहीं बना. क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, क्योंकि इसमें एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं. हम अब तक जो भी पढ़ रहे हैं ना, ये चीजें अगर नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. जैसे दो पार्टी नहीं होगी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. अगर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. अगर रिटन या ओरल फॉर्म में नहीं है और बाकी सारी चीजें कंप्लाई नहीं हो रही है तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. कॉन्ट्रैक्ट होगा बट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा. तो वैसे ही जब आप मेरे पास है कि मैम सीए फाइनल के लेक्चर्स चाहिए और मैंने हाँ बोला, कॉन्ट्रैक्ट तो बना बट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना. क्यों नहीं बना? आपने मुझे बताया ही नहीं कि मैम हमें पूरा सीए फाइनल लेना है या हमें एक दो सब्जेक्ट बेचना है, सॉरी एक दो सब्जेक्ट खरीदने हैं, क्योंकि हम तो वन वन सब्जेक्ट करके भी बेच. यूजुअली सीए फाइनल में आप सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ते हो. तो आप, आई एम फेमस फॉर टैक्स लेट्स से, तो आपको शायद मुझसे टैक्स ही लेना हो, बट आपने ये बात तो बताया नहीं. करेक्ट. मैं सोच के चल रही हूँ आपको पूरा चाहिए सीए फाइनल, आप सोच के चल रहे हो हम तो सिर्फ टैक्स पढ़ने के लिए आएंगे आपके पास. ठीक है. मैंने आपको बताया नहीं कि बेटा आपको मुझे 1 लाख रुपीज देने हैं. मैंने आपको कंसिडरेशन नहीं बताई. इट्स ऑल वेग. वेग का मतलब कुछ फाइनल अमाउंट्स ही नहीं है. इट इज वेग, इट इज नॉट सर्टन. ठीक है. मैंने आपको बताया ही नहीं कि आप मुझे 1 लाख रुपए दो. आप सोच के चल रहे हो कि हमने एडवर्टाइजमेंट में देखा था कि मैम तो 10,000 या 20,000 में अपने
लेक्चर्स बेच रही है रिकॉर्डेड। आपने मुझे ये भी नहीं बताया आपको रिकॉर्डेड चाहिए, लाइव चाहिए, आपको ऑनलाइन लाइव चाहिए कि आपको क्लास में आके बैठना है। चीजें अनक्लियर है, ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। आपके पेरेंट्स जब हमारे पास आए उन्होंने कितने क्वेश्चंस किए, करेक्ट? क्यों? क्योंकि चीजें क्लियर होंगी तभी कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब ये चीजें उन्हें नहीं पता थी कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं और हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स फॉलो कर रहे हैं। बट अगेन जैसे मैंने कहा कि आप ये चीजें डे टू डे लाइफ में करते हो, आपको बस पता नहीं होता। तो अगर कल को ये क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में, तो आपको क्या सोचना है? कुछ नहीं। हमने जब क्लासेस ज्वाइन की तब क्या क्या हुआ? दो लोग थे, टू पार्टीज थी, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ था, ओरल अग्रीमेंट हुआ था, और हमने चीजें क्लियर की थी, सर्टन की थी। कुछ नहीं, हेड पॉइंट्स याद हो गए आपको। इट इज एज सिंपल एज दैट। हेड पॉइंट्स याद हो गए कि जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो, फॉर इट टू बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, फॉर इट टू बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तो है बट इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जब चीजें वेग होती हैं। जब तक चीजें सर्टेन नहीं होती तब तक वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है। द अग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वेग और आइडेंटिफाइड और इनडेफिनाइट, सॉरी, और इनडेफिनाइट। मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि लेट्स से मैं आपको फॉर एग्जांपल आप मुझे मेरे पास आ रहे हो लेक्चर लेना और मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ कि हम आपको इनडेफिनाइट ईयर्स तक पढ़ाते रहेंगे, आपको जब जो सब्जेक्ट पढ़ना है आप आके हमसे पढ़ लो। दैट इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं है ना, इनडेफिनाइट ईयर्स तक तो मैं रह ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल एक ये तो हमने हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिया, एक एक्चुअल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्लासेस, ठीक है, आपको लीज का मतलब पता है? लीज, चलो छोड़ो, आपको रेंट का तो पता है, ठीक है। मैंने उनको बोला कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं ये क्लासेस रेंट पे लेने का, जो मैं ये क्लासेस को कॉन्ट्रैक्ट में लिखूंगी कि मेरे को इनडेफिनाइट ईयर्स तक, मुझे सालों साल तक आपका शॉप चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे 100 साल 200 साल, मुझे लास्ट तक, मुझे सालों साल तक आपका शॉप चाहिए ऑन रेंट। दैट इज नॉट पॉसिबल। आप इनडेफिनाइट ईयर्स तक नहीं कर सकते। तो द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी वेग और इनडेफिनाइट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए अग्रीज टू सेल बी 100 tons ऑफ ऑयल, देर इज नथिंग सर्टन इन ऑर्डर टू शो वॉट काइंड ऑफ ऑयल वॉज इंटेंडेड। मैंने बोला मैं आपको 100 tons ऑफ ऑयल दूंगी, बट कौन सा ऑयल दूंगी? सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, विच ऑयल इज नॉट देयर। या मैंने आपको बोला मैं आपको कोकोनट ऑयल दूंगी, बट कितना दूंगी? तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। इट शुड हैव सर्टेनिटी ऑफ द मीनिंग। X agreed to lease a land for to Mr. A for indefinite years. The contract is not valid as period of lease is not mentioned. लीज आप समझोगे, लीज का मतलब बेसिकली क्या होता है? एक होता है रेंट पे लेना कुछ सालों के लिए, एक होता है कि मुझे ये जमीन चाहिए 100 साल तक, ठीक है। क्यों चाहिए होती है? जैसे आप बिल्डिंग वगैरह आप कंस्ट्रक्ट करते हो उस पे, तो कई बार आप चीजें लीज पे लेके फैक्ट्री बिल्ड करते हो। ये समझो आपको आपका बिजनेस स्टार्ट करना है, तो अब एक ही लैंड पे हमें, इसी लैंड पे हमें सही लग रहा है कि हमें फैक्ट्री चलेगी, या समझो मुझे क्रॉप्स ग्रो करने हैं, तो मुझे लगता है कि ये लैंड सही है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, तो मैं ये लैंड को 10 साल की जगह पे लेने की जगह मैं 100 साल के लिए ले सकती हूँ। तो लीज इज दैट। लीज इज समथिंग जहाँ पे आप लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ले रहे हो। इट कैन बी शॉर्ट ऑल्सो, ऐसा नहीं है, 4-5 साल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीज एंड फाइनेंशियल लीज, ऑपरेटिंग, वो सब आप बाद में समझोगे। बट लीज का मतलब मेजरली यही होता है कि आप काफी लंबे टाइम तक कोई चीज ले रहे हो रेंट पे, इन सिंपल टर्म्स। एंड आवर लास्ट पॉइंट इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन अग्रीमेंट। मतलब क्या? ठीक है, समझो, कल आपने आए मेरे पास और आपने बोला कि मैम ये लो 50,000 रुपये, और आप मेरे को तारा तोड़ के लेके आओ। पॉसिबल है? नहीं है। या मैंने आपको बोला कि बेटा एक काम करो, मैं आपको ना 1 लाख रुपीज का इनाम दूंगी, आप मेरे लिए ओशन में से ट्रेजर ढूंढ के लेके आओ।
पॉसिबल ही नहीं है ना। मैं आपको बोल रही हूँ, मैं मैजिक से यहाँ पे एक इंसान खड़ा कर दूँगी, तो आप मुझे पैसे दो। ये सारी चीज़ें एक कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकती, बिकॉज़ चीज़ होना पॉसिबल ही नहीं है। आप एक मैजिक करना कि मैं मैजिकली तारे तोड़ के ले आऊँगी, मैं आब्राकाडाब्रा करके, शू करके ट्रेज़र अपने हाथ में ले आऊँगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ ऑल इमेजिनरी थिंग्स। सो अगेन, जो मैं बार-बार बोलती हूँ, हाइपोथेटिकली चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। आप हाइपोथेटिकली चीज़ों को लेके एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। सो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन अग्रीमेंट, द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट शुड बी केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। चलो आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, दो पार्टी थे, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर लिया, उसमें आपने एग्जैक्टली स्पेसिफाई भी कर दिया कि ऐसा ऐसा होगा, बट जो आप करने को बोल रहे हो, जो आपने लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर किया है, वो लीगल ऑब्लिगेशन करना ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस केस में दैट विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट, स्टिल अ इट विल बी अ इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या होगा? इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तो है मैम, हमने समझ लिया, कॉन्ट्रैक्ट तो है, बट ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। एन अग्रीमेंट डू नॉट एक्ट पॉसिबल इन इटसेल्फ, is cannot be enforced. ठीक है, A agrees with B to discover treasure by magic. The agreement cannot be enforced as it is not possible to perform. ओके, तो पॉसिबल होना चाहिए उसको परफॉर्म करना। ये कुछ चीजें हमने पढ़ी विच इज नॉट गिवन अंडर सेक्शन 10 बट ऑल्सो आर कंसिडर्ड एसेंशियल। इसका शॉर्टकट अगर मैं दूं तो फालतू पीसी। ठीक है, ए और यू छोटा रखा है, मतलब उसमें कुछ नहीं है, जो भी कैप्स में लिखा है वो सारे हैं। तो एफ इज फुलफिलमेंट ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है, एल इज एक सेकेंड, नहीं सॉरी, ओके, एल इज एल इज लीगल रिलेशनशिप, एफ इज फुलफिलमेंट ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन, एल इज लीगल रिलेशनशिप, टी इज टू पार्टीज, P is possibility of performance and C is certainty of meaning। ठीक है, फालतू पीसी हम हर एक का कोडवर्ड लिख रहे हैं, जैसे मैंने पहले बोला, आपको अगर कोई दूसरा कोडवर्ड बनाना है तो आप बना सकते हो। तो PLFCP। ओके, एक बार आप क्विकली रीड कर लो, फिर हम मार्किंग्स समझेंगे, और फिर हम फाइनली हमें बुक कैसे बनानी है उस पे चले जाएंगे कि हमें क्या करना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। ऑलराइट, ओके, सो डन रीडिंग इट। कोई भी डाउट्स, कोई कंफ्यूजन? नहीं, जो भी है, सी आई वॉन्ट यू टू मेक मिस्टेक्स इन द क्लासरूम। ठीक है, हमें जो भी मिस्टेक्स करनी है हम क्लासरूम में करेंगे, सो दैट हमें याद रहे, हम एग्जाम में ना करें। यहाँ पे कोई जज नहीं करने वाला, जो गलतियां करनी है हम क्लासरूम में करेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट आज के लेक्चर के लिए। हम क्विकली एक बार यहाँ की मार्किंग ले लेते हैं, यहाँ तक अग्रीमेंट, ये सारे ऑलरेडी छोटे छोटे पॉइंट्स है डिफरेंस बिटवीन के, तो उसमें कोई मार्किंग्स नहीं है, आप ऑलमोस्ट सारा याद कर सको, जितना आप याद रख सको उतना बेटर है। फॉर स्टार्टिंग विद टू पार्टीज, वन कैनॉट कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ, अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू पार्टीज, ये तो बेसिक समझाना ही है। Okay, and a contract may be made between two person or having legal existence, and identity of the parties should be ascertained। ठीक है, yes, नहीं, एग्जाम्पल लिखना ही नहीं है, एग्जाम्पल नहीं लिखना है, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या लिखना है, जस्ट लाइक इन स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामनलाल एसएन कंपनी। तो क्या होगा ना, आपको केस आएगा, ठीक है, आपको केस दिया जाएगा, आपको ऐसे नहीं लिखेंगे कि राइट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 10, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। आपको क्या पूछा जाएगा, मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ ऐसा ऐसा किया,
अब आप बताओ कि इसमें क्या होना चाहिए, ठीक है। अब समझो आपको क्वेश्चन दिया गया कि मिस्टर ए ने 100 लीटर ऑफ ऑयल दिया गया मिस्टर बी को। अब आप बताओ इसमें क्या होना चाहिए, क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या ये एक इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो आपको क्या करना है, आपको आएगा कि नहीं, इसमें तो सर्टेनिटी नहीं है, ठीक है। तो आप लिखोगे कि फर्स्टली आप सारे पॉइंट्स लिखोगे एज पर नॉट एज पर सेक्शन 10 ये पॉइंट्स होने चाहिए फॉर एन कॉन्ट्रैक्ट टू बिकम अ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट। 7 मार्क का क्वेश्चन है ना, तो सिर्फ हाँ ना में आंसर नहीं देना है हमें। तो हम ये 5 पॉइंट लिखेंगे, 5-6 पॉइंट जो भी है हमारे लिखेंगे, फिर हम उसके बाद लिखेंगे कि ये सर्टेन नहीं है, तो वो पूरा हम पैटर्न समझेंगे, ठीक है। बट ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएगा, तो आपको एग्जाम्पल्स नहीं लिखने हैं। ज्यादा से ज्यादा आप कंक्लूजन में ऐसे लिख सकते हो, रेफरिंग टू द केस ऑफ स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामलाल, मतलब उसमें तो केस नहीं है, समझो अगर टू पार्टीज का कोई आया आपको तो आप ऐसे लिख सकते हो, ऑल्सो एज पर द केस ऑफ स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामनलाल एसएन का। ज्यादा से ज्यादा वो करना है, नहीं भी करोगे तो चलेगा, मार्क्स हाँ वेरी करेंगे। अगर नहीं करोगे तो, अगर करोगे तो मार्क्स ज्यादा मिल सकते हैं। अगर आप ये केस का नाम लिखोगे तो प्रोबेबली मार्क्स मिल सकते हैं, उसके एक आधे मार्क्स तो आधे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हेल्प्स यू टू स्कोर रैंक, छोटी छोटी चीजें। तो ये सारी चीजें, बट एग्जाम्पल्स तो लिखना नहीं है, कहीं पे भी एग्जाम्पल्स नहीं लिखने हैं। और आप एक साथ में लिख लो, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामनलाल एसएन कंपनी। पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, ये देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन देम। सोशल और डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। मार्क किया। Other formalities to be complied with in certain cases, a contract may be written or oral. There is no spoken इतना कर दो, फिर there is no difference between a written contract or contract made by word of mouth. But in the interest of parties, the contract must be, नहीं ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, in the interest of parties it must be written. लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। In case of certain contracts, some other formalities must be complied with. ये वाला एक पॉइंट लिख देना, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए इसके। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग अपने आप में सिर्फ एक ही पॉइंट है, and possibility of performance is again only 2 points. The terms of agreement must be capable of performance and agreement do not act impossible, itself cannot be enforced. तो इतना है, मार्क कर लिया, ठीक है। अब आपको, जब आप अपनी बुक बना रहे हो, ठीक है, तो आपको अपनी बुक में क्या कैसे करना है। आपकी बुक में सबसे पहले चैप्टर 1 का क्या क्या लिखना है मैंने आपको बता दिया फर्स्ट हाफ ऑफ द लेक्चर। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आप, आई विल रिकमेंड एक सेपरेट सेपरेट पतली सी 100 पेजेस की नोटबुक या 50 पेजेस की नोटबुक कर लो, और वहाँ पे आप सेक्शन वाली चीज़ें लिख सकते हो, केस लॉज लिख सकते हो, और सेक्शन नंबर, केस लॉज, और कुछ ईयर्स वगैरह या कोड वर्ड्स आपको लिखने हैं, वो सारा आप अपने एंड से बना सकते हो। अपनी बुक में क्या करना है, लेट्स से मेरी बुक थोड़ी सी पुरानी सी है, लेट्स से आपने फर्स्ट पेज पे चैप्टर नंबर 1, 1-2 पेज जो भी आपने यूज किए चैप्टर नंबर 1 के लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 2 लिखना है, ठीक है। फर्स्टली हर पेज पे पेज नंबर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीजें अभी से फॉलो करना शुरू कर दो। मुझे एक ब्लैंक नोटबुक दो, मैं आप लोग को समझाती हूँ। ये छोटी छोटी चीजें बच्चों कोई नहीं समझाता, आपको ये चीजें आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत काम आती हैं। समझो ये ब्लैंक नोटबुक है, आपको क्या करना है, आपको हर एक के पेज नंबर्स लिखने हैं। वाई दिस विल हेल्प, आपको ना इंडेक्स बनाना है, ठीक है, इंडेक्स बनाना है। इंडेक्स में आपने यहाँ पे लिखा चैप्टर 1, ठीक है, फर्स्ट पे नंबर 1 चैप्टर 1 और पेज नंबर फ्रॉम 1 to 2, चैप्टर 2 यूनिट 1 फ्रॉम 3 to 8। वाई दिस विल हेल्प, एक दिन पहले जब आप चलो एग्जाम देने ऑटो में जा रहे हो, कुछ रिकलेक्ट करो एंड सडनली यू आर लाइक
इसके क्या थे नंबर, इसका सेक्शन नंबर क्या था? सेक्शन नंबर की चलो बुक अलग है, बट इसका कोडवर्ड था फालतू पीसी। पी से क्या था याद नहीं आ रहा है, पी से क्या था याद नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास पेज नंबर है, फटाफट उस पेज नंबर पे जाके आपने देख लिया, ठीक है। वाई दिस ऑल्सो हेल्प्स ड्यूरिंग योर सेल्फ स्टडी, सेल्फ रिविजन। हम जब पढ़ते थे सीए फाइनल, अभी अभी शायद आपको उतनी नीड भी ना हो, शायद। जब हम सीए फाइनल पढ़ते हैं ना, या सीए इंटर में भी जाते हैं, सिलेबस बहुत वास्ट होता है, बहुत वास्ट। सीए का सिलेबस काफी वास्ट है। तो हमने जैसे हमारा एफआर का जो सब्जेक्ट था ना, उसकी हमारी ये नोटबुक्स 8 थी, 8। ऐसे ये तो 100 की हमारी 200 पेज की नोटबुक थी, 8 नोटबुक। अब 8 नोटबुक में अगर मैंने इंडेक्स ही नहीं बनाया, तो कौन से नोटबुक में कौन सा चैप्टर है ये तो मुझे पता ही नहीं। मैं सेल्फ स्टडी करने बैठूंगी तो क्या आठों के नोटबुक में पेज घुमाती रहूंगी? ठीक है। तो ये इंडेक्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी से आदत डाल। छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत इफेक्टिव है, हेल्प करती हैं, ठीक है। तो समझो आपने अ, ये पेज आपने चैप्टर नंबर 2 के लिए स्टार्ट किया। अब मैं ये आप पे देती हूँ, या तो स्टार्टिंग के 3-4 पेजेस छोड़ दो, जहाँ पे मैं आपको चैप्टर की समरी लिखवाऊंगी, यूनिट्स की समरी लिखवाऊंगी, इनफैक्ट चैप्टर की भी नहीं, यूनिट्स की। तो यूनिट 1 की समझो, मैं आपको पेज नंबर्स बता देती हूँ कितने छोड़ने हैं। आई थिंक आपका यहाँ पे 2 पेज में हो जाएगा, 2 पेज में हो जाएगा। 1 पेज है ये और 1 पेज है, 2 पेज में हो जाएगा। या तो आप स्टार्टिंग के 2 पेज छोड़ दो और उसके बाद अपने जो हमने मैं वापस बताती हूँ क्या करना है क्या नहीं, 2 पेज छोड़ के लिखना शुरू करो, या फिर आप यहाँ से लिखना शुरू करो, फिर आपको साथ-साथ में लिखना पड़ेगा। हर लेक्चर के बाद उसी दिन लिखना पड़ेगा, क्योंकि पता चला आज मैंने यूनिट खत्म किया और कल मैंने आपको नोट्स दे दिए और आप लिख के ही नहीं आए हो, तो फिर आप पीछे कितने पेज छोड़े मैम, हमारा एक दिन का लिखना बाकी है, फिर कहाँ से हम ये लिखना शुरू करें, आपका रिविजन लिखना शुरू करें, फिर वो सारी चीजें हो जाती हैं। इट्स मोर अबाउट एन ऑर्गेनाइज्ड बुक। अगर आपको वो भी जमता है तो आपके ऊपर है, दैट इज कम्प्लीटली योर चॉइस। तो या तो आप आगे के 2 पेज छोड़ दो, या आप अभी से लिखना शुरू करो और लास्ट के 2 पेज में आप एक यूनिट की समरी बना दो, ठीक है। कंप्लीटली योर चॉइस। अब आपको यूनिट की समरी के लिए आपने जो पेजेस छोड़े, उसके बाद क्या करना है, जैसे मैंने बताया, अभी मैंने इधर इतनी तक की मार्किंग दी, तो आपको सबसे पहले लिखना है कॉन्सेप्ट, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। वहां पे आपने सेक्शन नंबर लिखा, हर एक के डेफिनेशंस लिख दिए, जो भी मैंने मार्किंग दिया आपको याद करने के लिए। मैं रेकमेंड करूंगी अभी एक बार रिवाइज करो और बिना देखे लिखो, ठीक है। अभी एक बार रिवाइज करो और बिना देखे लिखो, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी इससे। और टाइमिंग भी देखो कितना जल्दी लिख पा रहे हो। बुक डेकोरेट नहीं करना है, क्योंकि हमें पेपर डेकोरेट नहीं करना है। जितना ज्यादा लिखोगे, उतना ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस रहेगी, उतना ज्यादा पेपर में लिख पाओगे। वरना कल को उठ के रैंडमली पेपर आ गया तो कुछ लिख ही नहीं पाओगे, क्योंकि हमने अब तक लिखा ही नहीं ना लॉ। लॉ लिखना आता ही नहीं है, तो हमें लॉ लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो जो भी मैंने मार्किंग्स दिए हैं, ये 3 लिख दिया। अभी अगर समझो मैं आज के लेक्चर की बात कर रही हूँ, तो ये 3 हमने लिख दिए। फिर हमने डिफरेंस बिटवीन लिख दिया। मार्क करना है तो कर दो कि हम ये लिखना है। फिर हम लिखेंगे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 10, ठीक है। थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, या फिर आपको लिखना है तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे सेक्शन 10 एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और ये सेक्शन 10 लिख देंगे यहाँ पे। ये 3 वर्ड्स लिख देंगे, हमने अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ लेंगे, बट आपके सिंक्रोनाइजेशन के लिए बता रही हूँ, ये 3 लाइन लिख दो। फिर आप लिखो फर्स्ट हेड पॉइंट, नॉट गिवन अंडर सेक्शन 10, और उसमें ये सारा जो मैंने लिखा 2 पार्टीज में जो भी मैंने मार्क किया वो सब लिखना, तो सब लिख दो, या हेड पॉइंट्स लिखना है कि 2 पार्टीज। वैसे हेड पॉइंट्स आपके समरी में कवर हो जाएंगे, बट फिर भी आपको जैसे लिखना है अपने बेसिस के, जो आपको बेनिफिशियल हो। अगर मुझसे पूछोगे तो जो मार्क करवाया वो पूरा लिख लो, ठीक है, वो पूरा लिख लो। तो ये सारे पॉइंट्स लिखते जाने हैं और वैसे लिखते जाना। अगर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगता है आपको कहीं पे भी चार्ट वे बेटर पड़ेगा, तो कोई भी छोटी छोटी चीजों में ऐसा समरी चार्ट अपने अपने हिसाब से बना सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अग्रीमेंट, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू प्रॉमिस, कंसिडरेशन प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू अग्रीमेंट। वैसे समरी में मैं ऐसे ही लिखवाने वाली हूँ, समरी में ऐसे ही चार्ट दूंगी, बट आपको कॉन्सेप्ट वाइज भी चाहिए
तो आप ऐसे भी कर सकते हो। एनालाइज करना, ऑप्शंस देखना, क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड एक फाइनल अच्छी से अपनी समरी बुक बना लो जो आपको लॉन्ग रन में काम आएगी। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप यू हैव एंजॉयड एंड thank you so much for watching this lecture. I hope you have enjoyed watching it and understood every bit of it. If you have any doubts, you can let me know in the comment section. Also, if you want any notes, make sure you stay connected with us by subscribing to our YouTube channel and following our Telegram channel, wherein we are providing you free notes, practice questions, and regular updates. And most importantly, don't miss the next lecture. Stay consistent, stay focused. Your CA journey has just begun. See you in the next lecture.